हेलो। चलो, मेरी आवाज आ रही है आपको क्या? गुड इवनिंग, जय हिंद। चलो, सभी लोग जुड़ जाएं। चलो, 1-2 मिनट का समय लगेगा। सभी लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलो, पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। आप लोगों को पता है कि कल से एमपीपीएससी मेंस का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी 2 साल के लिए। इसमें लाइव क्लास और रिकॉर्डेड वीडियो दोनों ही आपको दिए जाएंगे, ठीक है? ये जो इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है। ये जो क्लास होगी यूट्यूब पर, ये बेसिक इकोनॉमिक्स की होंगी, जो दोनों के लिए उपयोगी होंगी आपके लिए, ठीक है? और जैसे ही बेसिक इकोनॉमिक्स खत्म होगा तो वहां पर स्पेशल मेंस की क्लास हम लोग रखेंगे, जो कि सिर्फ पेड ग्रुप में होगी, ठीक है? पर यहाँ पर यूट्यूब पर ये पूरी इकोनॉमिक्स जो है, बेसिक इकोनॉमिक्स, वो कंप्लीट की जाएगी, ठीक है? बहुत सारी चीजें तो आज ही कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से 10 से 15 लेक्चर होंगे बेसिक इकोनॉमिक्स के, जो आपके प्रीलिम्स की दृष्टि से भी, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, आपके बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए उपयोगी होंगे। और आज आप देख भी लेंगे, एक बार आप उसको देखें इकोनॉमिक्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको बेसिक इकोनॉमिक्स क्यों कहा जाता है। आपके सिलेबस में हो या ना हो, पर आपको पता होना चाहिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। आपको पता होना चाहिए डिजिटल अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरिट्स गुड्स किसको कहते हैं। इस तरीके की बेसिक इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीजें आपको प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी होती हैं, और मुख्य परीक्षा में जब आप उत्तर लिख रहे होते हैं आपकी समझ के लिए, उसके लिए भी जरूरी होती है, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि बेसिक चीजों को शुरू नहीं करते थे, या बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं देते थे और डायरेक्ट मेंस पढ़ा करते थे। पर इस बार से नए बैच में ये खासियत रहेगी कि जो भी कोर सब्जेक्ट हैं आपके, उनका बेस पहले आपका क्लियर किया जाएगा, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राज व्यवस्था हो, चाहे फिर इतिहास हो, चाहे फिर विज्ञान हो। जो भी कोर सब्जेक्ट हैं उन सबका पहले बेस क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ही आपकी मुख्य परीक्षा की जो इमारत है वो खड़ी की जाएगी। तो ये टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर आपको इसलिए जुड़ना है क्योंकि एक नई शुरुआत हमने ये की है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते नहीं हैं। आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते नहीं हैं, तो ये मैं गारंटी देता हूं कि बहुत अच्छा रिजल्ट ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बिना शॉर्ट नोट्स के रिवीजन होता नहीं। तो ये जिम्मेवारी किसने ले ली? अब वो ले ली है मैंने। तो जितनी भी क्लासें होंगी उन सभी के शॉर्ट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे क्लास के जस्ट बाद। हो सकता है 1 घंटे अगर लेट क्लास हो जाए तो सुबह मॉर्निंग में, ठीक है? जैसे कि आज की जो क्लास होगी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस पर भी भेज दी जाएगी। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि इस लेक्चर को ध्यान से सुनो, उसके बाद उस पीडीएफ में से पढ़ो और फिर प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कि ये यहाँ से प्रीलिम्स के लिए उपयोगी है, तो सोचो कि यहाँ से प्रीलिम्स का क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि कई बार आता है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, आज हम पढ़ेंगे इनको। और सोचा करो कि यही अगर 3 मार्कर में आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, यही अगर 5 मार्कर में आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, अगर ये 11 मार्कर में आ गया तो मैं क्या लिखूंगा। तो अपने हिसाब से प्रश्न बनाओ,
प्रीलिम्स के लिए बनाओ और उनके उत्तर दो। बस आपको क्या करना है, प्रश्न जो है वो क्रिएट करो और उनके उत्तर दो। आप देखना कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका। चलो आज की क्लास शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कुछ लोग कि इस तरीके की चीजें भी आज हम देखेंगे, जैसे कि गिग अर्थव्यवस्था या शेयरिंग ऑन डिमांड अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स में भी आ सकता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है और 5 मार्कर में भी आ सकता है। पर ये वाला क्वेश्चन कभी भी 11 नंबर में नहीं आ सकता। इसका एक अलग कारण है। कारण ये है कि इसको आप कितने भी विस्तार से पढ़ें तो आप देखेंगे हमेशा कि इसको आप लगभग 50-100 शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो। तो जब किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से 50 शब्द 100 शब्द में ही बता दिया जाएगा तो उसको 200 शब्दों में फिर कैसे लिखोगे। इसीलिए इस प्रकार की चीजें कभी भी आपको 11 मार्कर जो रहेंगे आपके उसमें देखने को नहीं मिलेंगी। प्रीलिम्स में आ सकता है सीधा गिग अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। गिग का फिर लगेगा कि किसी गूंगे वूंगे से होगा, ठीक है। 3 मार्कर में आ गया डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, इस तरीके का। उभरती बाजार अर्थव्यवस्था क्या है या इसका संबंध किससे है, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में किसको शामिल किया गया है, कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन से शामिल नहीं है प्रीलिम्स में यहां से। तो इस तरीके की चीजें आपकी क्लियर होंगी, आज आप पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले हमको पढ़ना है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्यों पढ़ना है मैं अभी आपको बता दूंगा। आप सभी जानते हैं कि आज से हम क्या शुरुआत कर रहे हैं, आज से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र और अगले कई दिनों तक हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र को, जिसको आप कहीं कहीं पर क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था भी कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था भी कहेंगे। तो आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, जो आप हो सकता है कई दिनों तक पढ़ेंगे। अब जो भी सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के कुछ मूल शब्द होते हैं जिन पर वो पूरा सब्जेक्ट खड़ा होता है। तो ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था जो है इसका जो मूल आधार है वो इसकी क्रियाओं पर निर्भर करता है। किस पर, इसकी क्रियाओं पर निर्भर करता है कि ये जो अर्थशास्त्र है क्या है, ये जो अर्थशास्त्र है या अर्थव्यवस्था दोनों अलग है पर उस तरीके से नहीं, ठीक है। ये जो अर्थशास्त्र है या जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी जो है आपकी, इसमें कुछ ना कुछ तो होता है, आप भी जानते हो। राजनीति में कुछ ना कुछ होता है कि नहीं होता, होता है। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ होता है। क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में जो होता है उसको आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है, क्योंकि अब यहां हो रहा है इसलिए आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में जो हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे आप देखेंगे भूगोल में भूगार्भिक क्रियाएं होती हैं, होती कि नहीं होती, राजनीति में राजनीतिक क्रियाएं होती हैं, अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं होंगी कि नहीं होंगी। भूगर्भ में आप पढ़ते हो भूगोल में तो भौगोलिक घटनाएं, भौगोलिक क्रियाएं चलती रहती हैं, राजनीति में राजनीतिक क्रियाएं चलती रहती हैं। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में हमेशा क्या चलता रहेगा, आर्थिक क्रियाएं चलती रहेंगी। और इन आर्थिक क्रियाओं में क्या होगा, इन आर्थिक क्रियाओं में शामिल होंगे आपका उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण। क्या शामिल होगा, इसमें शामिल होगा आपका उत्पादन, क्या शामिल होगा, उत्पादन, इसके बाद आपका वितरण, इसके बाद आपका विनिमय और उपभोग। अगर आप इन शब्दों को समझ जाते हो और इन पर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाती है तो आप देखना कि आप पूरे अर्थशास्त्र को ऐसे घुमाते रहोगे। क्यों, क्योंकि पूरे अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था का आधार यही शब्द हैं, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग। और पूरे विश्व का आधार, पूरे विश्व की राजनीति का, पूरे विश्व के इतिहास का जो आधार है वो भी क्या है, यही अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था है। चाहे हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध हो, चाहे राज्यों के राष्ट्र के साथ संबंध हो, या हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध हो, हमारे देश की राजनीति हो, हमारे देश की आर्थिक नीतियां हो, हमारे देश का बजट हो, जितनी भी चीजें हैं आप देखना कि वो हर एक चीज कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से ही जुड़कर तैयार होती है। तो अगर आप इस कोर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे तो आप देखना कि आपकी बहुत सारी चीजों पर अपने आप ही कमांड बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हर एक चीज का आधार है। और आज के वैश्विकरण के इस दौर में, उपभोक्तावादी दौर में, आप जानते हो कि आर्थिक क्रियाएं
बहुत हद तक हर एक चीज को प्रभावित करती हैं कि नहीं करती हैं। तो उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, सबसे पहले इनको समझो आप, ठीक है। सरल है पर उसको अलग तरीके से हमको समझना है। आप जानते हो आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में कुछ क्रियाएं होती हैं जिनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, और मूल आर्थिक क्रियाएं यही हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो होता रहता है, पर मूल आर्थिक क्रियाएं क्या है? 4 ही हैं: उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग। आप सभी जानते हो कि अर्थशास्त्र में आप देखेंगे कि किसी ना किसी वस्तु का या किसी ना किसी सेवा का क्या होगा? उत्पादन होगा। कोई ना कोई वस्तु या सेवा सबसे पहले क्या होगी? बनेगी। बनना मतलब उसका उत्पादन होना है। तो कोई वस्तु या सेवा सबसे पहले क्या होती है? बनती है। क्या होती है? बनती है, मतलब उसका उत्पादन होता है। तो सबसे पहली आर्थिक क्रिया हमेशा क्या होगी? उत्पादन ही होगी। उसके बाद दूसरी क्रियाएं शुरू होगी। मान के चलो कहीं पेट्रोल बना ही नहीं है, उसका उत्पादन हुआ ही नहीं, तो क्या पेट्रोल का निर्यात आयात होगा? नहीं होगा। तो क्या आयात निर्यात नीति बनेगी? नहीं बनेगी। तो क्या फिर हमको डॉलर और भारतीय रुपए में कुछ एक्सचेंज की दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। तो हर एक चीज का सबसे पहले उत्पादन ही होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, उत्पादन होगा। और जब किसी चीज का आप उत्पादन करोगे तो ऐसे ही उत्पादन नहीं हो जाएगा, उस उत्पादन के कुछ कारक होंगे जिनको आप क्या कहते हो? उत्पादन के या उत्पादकता के कारक कहते हो। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। तो अपने आप ही यहां पर देखोगे कि उत्पादन वहां ज्यादा होगा जहां पर भूमि आसानी से मिल जाए, सस्ती दर पर मिल जाए। भूमि, पूंजी, देखना आपकी उत्पादन की क्रियाएं उस देश में, उस राष्ट्र में, उस जगह पर ज्यादा होंगी जहां पर पूंजी है, पैसा है। तो जब पूंजी होगी तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो आर्थिक क्रियाएं चलेंगी, और आर्थिक क्रियाएं चलेंगी तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र चलेगा, और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी राष्ट्र सक्षम और सशक्त होगा। तो इसका मतलब क्या है? जिस राष्ट्र में पूंजी होगी वहां उत्पादन होगा, जहां उत्पादन होगा वहां वस्तु और सेवाएं बनेगी, उसी के आधार पर आर्थिक क्रियाएं चलेंगी, और जब आर्थिक क्रियाएं चलेंगी तो राष्ट्र सशक्त होगा। तो जहां पूंजी नहीं है वहां उत्पादन ही नहीं होगा, जहां उत्पादन ही नहीं होगा तो आर्थिक क्रियाएं नहीं चलेगी, और जब आर्थिक क्रियाएं नहीं चलेगी तो देश की अर्थव्यवस्था ठप्प मानी जाएगी भैया। तो उत्पादन जरूरी है। जिस राष्ट्र के पास भूमि नहीं होगी वो कहां उत्पादन करेगा? नहीं करेगा, तो उत्पादन नहीं होगा वस्तु सेवा का। उत्पादन नहीं होगा मतलब आर्थिक क्रियाएं नहीं चलेंगी। आर्थिक क्रियाएं नहीं चलेंगी मतलब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना मतलब देश के पास पैसा ना होना। पैसा ना होना मतलब लोगों का गरीब होना। लोगों का गरीब होना मतलब निम्न जीवन स्तर जीने के लिए बाध्य हो जाना, और निम्न जीवन स्तर का मतलब है ना अच्छा स्वास्थ्य, ना अच्छी शिक्षा, ना अच्छा रहन सहन, ना पोषण, और ऐसा राष्ट्र ना कभी सशक्त होता है। तो भूमि, पूंजी, साहस, संगठन, भूमि, पूंजी, साहस, संगठन, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। साहस, उद्यमिता। हमारे जैसे राष्ट्रों में भूमि भी है, थोड़ी बहुत पूंजी भी है, पर उद्यमिता का गुण नहीं है। उद्यमिता समझते हो? किसी व्यवसाय को या किसी उत्पादक गतिविधियों को करने के लिए अपने अंदर जो क्षमताएं होती हैं उसको बोलते उद्यमिता। हम लोग के अंदर उद्यमिता का गुण नहीं है। इसीलिए ऐसे राष्ट्रों में, जिन राष्ट्रों में उद्यमिता का गुण नहीं होता है, उस राष्ट्र में अधिकतर लोग बेरोजगार होते हैं, और फिर बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनती है। तो भारत जैसे राष्ट्रों में भूमि है, पूंजी भी बहुत हद तक है, नहीं है तो विदेशों से आ जाती है, पर उद्यमिता का गुण नहीं है। इसलिए भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में आप देखेंगे कि उत्पादन कम होने की वजह से बेरोजगारी की समस्या आज भी है। क्यों? क्योंकि लोगों में उद्यमिता का गुण नहीं है। लोग अपना उद्यम शुरू नहीं कर पाते। वो हमेशा ये चाहते हैं कि किसी के बने बनाए उद्यम में, किसी के बने बनाए संगठन में मैं जाऊं, कुछ पैसे लेकर काम करना लग जाऊं, बस यही जीवन का लक्ष्य उद्देश्य है। इसीलिए जहां उद्यमिता नहीं है, साहस नहीं है, वहां पर उत्पादन की क्रियाएं नहीं होगी। उत्पादन की क्रियाएं नहीं होगी मतलब आर्थिक क्रियाएं नहीं होगी। आर्थिक क्रियाएं नहीं होगी मतलब अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र मजबूत नहीं होगा। भारत में यही कारण है।
तो भारत में जब आपसे कोई पूछे कि अमूलचूल कारण बताओ, भारत के पास भूमि है, फिर क्यों दिक्कत है? भारत के पास पूंजी भी, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी पैसा नहीं है। पैसा है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था भारत की है। फिर भारत में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या क्यों है? बेरोजगारी इसलिए इतनी बड़ी समस्या है क्योंकि लोगों के अंदर उद्यमिता का गुण नहीं है। सभी लोग क्या चाहते हैं? सभी लोग दूसरे के उद्यम में, सरकारी सेवाओं में या जिस भी तरीके से जुड़कर काम करना चाहते हैं, फिक्स्ड सैलरी चाहते हैं। तो उद्यमिता ना होना। संगठन, संगठन क्या होता है? किसी भी गतिविधि को जब आप एक निश्चित नियम के तहत एक बहुत अच्छे ढांचे में रख देते हो कि भाई ये नियम के तहत, इस विधि के तहत, एक विशेष प्रक्रिया के तहत संचालित होगी। संगठन मतलब संगठित ढांचा होता है। पर हमारे यहां आप खुद देखोगे कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का 97 या 93 प्लस जो है वो असंगठित क्षेत्र से है। तो जब असंगठित क्षेत्र से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चलेगी तो ना सरकार को टैक्स मिलेगा, ना सरकार के पास आंकड़े होंगे, ना लोगों को रोजगार मिलेगा, ना आर्थिक गतिविधियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा, ना गुणवत्ता रखी जाएगी, ना मानकों को लागू किया जाएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में संगठन की एक बहुत बड़ी कमी है। क्यों? आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का 90% से या 90% जो क्षेत्र है वो असंगठित क्षेत्र से आता है। असंगठित क्षेत्र का मतलब है ना पंजीकरण है, ना नियमबद्ध है, ना किसी विशेष प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। तो जब एक पूरी अर्थव्यवस्था का 90% एक क्षेत्र असंगठित क्षेत्र से होगा तो आप खुद देखेंगे कि वहां उत्पादन कैसा होगा? कम गुणवत्ता का होगा। कैसा होगा? कम गुणवत्ता का होगा। उसको ऋण नहीं मिलेगा, उसको विदेशी निवेश नहीं आएगा, उसका शेयर बाजार में पंजीकृत नहीं होगा, पंजीबद्ध नहीं होगा। तो मतलब क्या होगा? इसका उत्पादन कम होगा, कम गुणवत्ता का होगा। इसीलिए हम लोग निर्यात नहीं कर पाएंगे। असंगठित क्षेत्र से विदेशी पूंजी का निवेश नहीं हो पाएगा, सरकार के द्वारा वो सब्सिडी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, श्रमिकों की समस्या बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होगा, क्योंकि श्रम कानून वहां पर लागू नहीं होंगे। तो अपने आप ही श्रमिकों की समस्या पैदा हो जाती है। तो आपने अभी देखा कि आर्थिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था में होने वाली क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और सबसे पहली क्रिया होती है उत्पादन, प्रोडक्शन। किसी वस्तु और सेवा को पहले बनाना पड़ता है। तो जब आप किसी वस्तु और सेवा को बनाओगे तभी आपका अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र चलना शुरू करता है। तो जिस देश में किसी वस्तु सेवा का उत्पादन ही नहीं होता, उस देश में आर्थिक क्रियाएं नहीं चलती हैं, शुरू ही नहीं हो पाती हैं। और जब तक देश में आर्थिक क्रियाएं शुरू नहीं होगी, क्योंकि पहली क्रिया ही उत्पादन है, ये बाकी 3 क्रियाएं इस पर निर्भर है भैया। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वितरण, विनिमय, उपभोग करने लगो। पहली क्रिया तो पूरी करो, उत्पादन। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो ये तीनों क्रियाएं तो शून्य है। तो किसी भी देश में जब तक वस्तु और सेवा का उत्पादन शुरू नहीं होगा, उस देश में आर्थिक क्रियाएं शुरू नहीं होगी। और आर्थिक क्रियाएं शुरू नहीं हो रही है मतलब इसका अर्थव्यवस्था और जो आपका अर्थशास्त्र वो बिगड़ा हुआ है। और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था ही लोगों के बेहतर जीवन के लिए काम करता है। वही रोजगार दिलाता है, वही गरीबी मिटाता है, वही आपको भौतिक या मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करता है। कौन? अर्थशास्त्र। हमारे जैसे देश में, हम लोगों के देश में, भारत में, हमारे राज्य में गरीबी है, अशिक्षा है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, बेहतर जीवन स्तर नहीं है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही। कारण क्या है? कारण है कि हमारे देश में उत्पादन की गतिविधियां बहुत कम है। और कम होने से देश की अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो शुरू नहीं हो पा रही हैं। समझो इसको, थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर समझ रहे आप? तो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, अवसंरचना की कमी, पूंजी की कमी, इनका बहुत बड़ा कारण क्या है? हमारे देश में उत्पादन, वस्तु सेवा का उत्पादन नहीं हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, जितना होना चाहिए इस विशाल भूमि के लिए, इस विशाल जनसंख्या के लिए, इस विशाल संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र में, राज्य में उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। समझे आप इस बात को? अब मान लो आपने किसी वस्तु सेवा का उत्पादन कर लिया, तो जब किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन आपके द्वारा कर लिया जाता है, मान लो आपने एक वस्तु और सेवा का उत्पादन अब कर लिया, क्या कर लिया है? वस्तु सेवा का उत्पादन कर लिया। कहां किया?
जहां भी किया होगा कहीं ना कहीं तो किया होगा। अब ये तो है नहीं कि जो उत्पादन करेगा वही खा जाएगा। कोई निर्वाह खेती तो हो नहीं रही यहां पर। निर्वाह खेती समझते हो ना, कि अपनी घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप गेहूं चना धान उगा लेते हो, उसको बोलते हैं निर्वाह खेती। पर उत्पादन वस्तु सेवा, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो क्या खुद को पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, एक सेवा का उत्पादन कर रहा हूं मैं अभी हाल में। तो अब ये सेवा क्या करनी चाहिए, उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनको उसकी जरूरत है। और आप खुद बताओ कि जहां पर उत्पादन हो रहा है, एक ये यूनिट है, ठीक है, एक ये यूनिट है, यहां पर किसी वस्तु का, गुड्स का और सर्विस का क्या हो रहा है, वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। और हमको इसको पहुंचाना कहां है, जहां पर इसकी जरूरत है, जहां पर इसकी मांग है। उसके लिए क्या चाहिए, किसी वस्तु और सेवा के लिए उस जगह तक पहुंचने के लिए जहां पर उसकी जरूरत है, मांग है, वहां तक पहुंचने के लिए संचार और परिवहन की जरूरत है। पर आप देखेंगे कि भारत में एक दूसरी बड़ी समस्या है, संचार नहीं हो पा रहा है। आप भी जानते हो आज कि अगर इसी क्लास को आप 720 में देखना चाहोगे तो हर जगह नहीं देख पाओगे, आपको 360 480 में देखना पड़ रहा है। कारण क्या है कि संचार कम्युनिकेशन बहुत बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंफ्रा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, परिवहन नहीं है, संचार नहीं है, इसका मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था की दूसरी क्रिया जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नहीं होगा। अर्थव्यवस्था की दूसरी आर्थिक क्रिया नहीं हो रही है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में बहुत अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। और जब बहुत अच्छा कुछ चल ही नहीं रहा है तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र कैसे मजबूत होगी। और जब अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत नहीं होगी, इसका मतलब पैसा नहीं बन रहा है। पैसा नहीं बन रहा मतलब लोगों की आय कम है, लोगों की आय कम है मतलब गरीबी है, गरीबी है मतलब अशिक्षा है, अशिक्षा है मतलब उसके बाद फिर आप समझ जाते हो निम्न जीवन स्तर है, निम्न स्वास्थ्य दशाएं हैं, समाज में अपराध है, बहुत सारी चीजें हैं फिर। तो अब आप देखें, अगर आपने गलती से उत्पादन कर लिया तो अब जरूरत पड़ती है कि उस उत्पादित की गई वस्तु या सेवा का आप संचार परिवहन करो। क्यों? क्योंकि आपको वहीं नहीं रखना, उसको जरूरतमंद या मांग वाले क्षेत्र तक पहुंचाना है। तो जब किसी उत्पादित की गई वस्तु या सेवा को हम जरूरतमंद लोगों तक या मांग वाले क्षेत्र तक पहुंचाते हैं, तो इस पहुंचाने के बीच की ये जो क्रिया हम कर रहे हैं, ये जो आर्थिक क्रिया है, इसी को आप कहते हो वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है वितरण? तो वितरण वह आर्थिक क्रिया है जिसमें किसी उत्पादित की गई वस्तु या सेवा को उस क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है जहां पर लोगों को उसकी जरूरत है, उस वस्तु या सेवा की, या वहां पर उस वस्तु या सेवा की मांग हो रही है। ठीक है, पहुंचा दिया आपने, यहां पर आपने कुछ बनाया था, वो इस क्षेत्र में पहुंचा दिया, यहां के लोगों को उस वस्तु या सेवा की जरूरत है। अब आप उसको वस्तु सेवा कैसे दोगे? कोई सरकारी वस्तु तो है नहीं उत्पादित की गई कि बांट के आना है, नहीं। आप क्या करोगे, बदले में कुछ लोगे। जब आप किसी को कोई वस्तु या सेवा देते हो तो बदले में कुछ लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो। मतलब इसका क्या है, अदला बदली करते हो। अगर आप वस्तु के बदले में वस्तु, सेवा के बदले में सेवा लेते हो तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय किसे बोलते हैं? वस्तु के बदले में कुछ मूल्यवान चीज का लेना। कैसे एक्सचेंज करोगे आप? कुछ तो लोगे। तो ये जो आर्थिक क्रिया है अदलने बदलने की, यही विनिमय है। तो जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, मुद्रा नहीं बनी थी, तब तक लोग क्या करते थे, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लिया करते थे। उन्होंने कहा हमको गेहूं की जरूरत है, हमारे पास चावल, हमने कहा चलो ऐसा कर लेते अपन एक्सचेंज कर लेते, तुम चावल ले लो मुझे गेहूं दे दो। तो वस्तु के बदले में वस्तु मिल जाती थी, तो इसको बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। पर आज क्या है, आज विनिमय का एक माध्यम हमने बना लिया है। विनिमय का माध्यम हमने क्या बना लिया है, जिसको आप कहते हो मुद्रा। तो मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। और भारतीय मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है। तो आज हम लोग वस्तु के लिए क्या करते हैं, किसी वस्तु को खरीदने के लिए, विनिमय के लिए हम रुपए देते हैं। तो रुपए क्या करता है, माध्यम का काम करता है। तो जो मुद्रा होती है वो सिर्फ क्या होता है, माध्यम होता है किसी वस्तु को खरीदने का।
और भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? भारतीय मुद्रा का नाम है रुपया। तो अब हमने क्या कर लिया, किसी वस्तु को पैसे देकर खरीद लिया, मतलब उसका विनिमय कर लिया। अब क्या करोगे? उस वस्तु और सेवा को आपने क्यों खरीदा? क्योंकि वो आपके लिए उपयोगी होगी, इसीलिए। क्या होगी? आपके लिए उपयोगी होगी। इसका मतलब है वो उपयोगिता को धारण करती होगी। उस वस्तु या सेवा में कुछ ना कुछ उपयोगिता होगी। जैसे ये पेन है, इस पेन की उपयोगिता क्या है? इससे हम लिख सकते हैं। तो ये पेन किसने खरीदा होगा? जिसको लिखना पढ़ना आता होगा, आता होगा। अब इसकी उपयोगिता का हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो जब किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता का उपयोग शुरू कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं उपभोग। क्या कहते हैं? उपभोग, कंज्यूम। पेन से लिखने लग गए, इसका उपभोग शुरू हो गया। अगर आपने कहीं से खाना खरीदा है, उसको खा लिया, मतलब उसका उपभोग कर लिया। कहीं से कपड़े खरीदे हैं, उनको पहनने लग गए, मतलब कपड़ों का आपने उपभोग शुरू कर दिया। पूरी अर्थव्यवस्था में, इस विश्व में बस यही चार चीजें चल रही हैं जिस पर पूरी अर्थशास्त्र, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे राजनीतिक संबंध, पूरे आर्थिक संबंध, पूरी आर्थिक क्रियाएं, सब कुछ टिका हुआ है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये उपयोगी वस्तु है, सबके सबके लिए उपयोगी है, इसलिए सब लोग उसका उपभोग कर रहे हैं, इसलिए उसकी मांग बढ़ रही है। और मांग जब बढ़ती है और अगर उत्पादन बराबर नहीं है तो फिर उसके वितरण में समस्या पैदा हो जाती है। और जैसे ही वितरण में समस्या होती है तो आप विनिमय नहीं कर पाते हो, फिर विनिमय के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो आप हर एक चीज देखेंगे, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग। अब जो जो देखना हो, जहां पर मान के चलो किसी वस्तु सेवा का बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, उसका वितरण बहुत आसान होगा, विनिमय कम दर पर होगा, लोग उसको ज्यादा से ज्यादा खाएंगे। किसी वस्तु सेवा का उत्पादन बहुत कम हो रहा है तो वो बहुत कम जगह तक वितरित हो पाएगी, बहुत कम जगह तक वितरित होगी, इसकी मतलब उसकी मांग अधिक होगी, मांग अधिक होगी तो विनिमय, एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा लगेगा, इसलिए बहुत कम लोग उपभोग कर पाएंगे। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे जो भी चीजें हो, कृषि हो, आपका पेट्रोल डीजल, जो आपको रखना हो, इन चार चीजों में रखते जाओ, जवाब देते जाओ। समझे आप? तो ये आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब देखो, समझ गए ना? तो अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? अभी तक हमने आपको पढ़ाया कि जो अर्थशास्त्र है, जो अर्थव्यवस्था, उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं जिनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और ये चार आर्थिक क्रियाएं मूल रूप से होती हैं। ठीक है, ये चार आर्थिक क्रियाएं हैं: उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण। ये कहां पर होती है? किसी अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था में चल रही होती है हमेशा। और इन्हीं से अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था चलती है, गति पकड़ती है। अगर ये नहीं चलती है, इसका मतलब है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था ठप होते जा रही है। इसीलिए अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र को बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अभी मैं दोनों शब्द इसलिए उपयोग में ला रहा हूं कि जब तक मैं ये दोनों क्लियर नहीं कर देता हूं फिर अलग अलग बोलूंगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था को ऊपर करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उत्पादन को बढ़ाना पड़ता है, उपभोग, विनिमय, वितरण को बढ़ाना पड़ता है। तो जब तक आप आर्थिक क्रियाएं शुरू नहीं करोगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अर्थव्यवस्था में नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब आर्थिक क्रियाएं आपको समझ में आ गई। तो हमने अभी क्या पढ़ा? आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, अब देखो ये 3 मार्कर में इसी तरीके से आ जाता है, अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं के नाम लिखें। तो अगर आपने लिख दिए तो ये 3 मार्कर हो गया, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। इसी तरीके से अगर आ गया 5 मार्कर में आ गया, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का उल्लेख करें, विस्तार से बताएं, वर्णन करें। तो उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग लिखोगे, 2-2 लाइन लिख दोगे। अगर यही प्रश्न 11 मार्कर में आ गया कि अर्थशास्त्र की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का विस्तार से वर्णन करें, तो आप सबसे पहले लिखोगे परिभाषा। अगर देखो ये 3 मार्कर में आया है तो आप इसको कैसे लिखोगे? सिर्फ नाम लिखोगे, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। 3 मार्कर हो गया कंप्लीट आपका। अगर यही क्वेश्चन 5 मार्कर में आ गया 5 नंबर के लिए, तो आप क्या करोगे? आप एक पहली लाइन लिखोगे, अर्थव्यवस्था में होने वाली विभिन्न आर्थिक क्रियाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, उसमें एक एक लाइन लिख दोगे। वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाना। ठीक है, फिर वितरण,
जरूरतमंद या आवश्यक लोगों तक उसको पहुंचा देना, ठीक है। इसके बाद विनिमय, अदला बदली करना, उसके बाद उपभोग, उपयोगिता का उपयोग शुरू कर देना। ये आपका हो गया 5 मार्कर। यही प्रश्न आ गया 11 मार्कर में। फिर क्या करना, अब 2 पेज में लिखना है। यहां पर ये 3 मार्कर आपको 2 लाइन में लिखना है, 5 मार्कर आपको 5 से 6 लाइन में लिखना है, ठीक है। 11 मार्कर जो आपको है ये आपको 2 पेज में लिखना है और एक पेज में 23 लाइन आपको दी जाती है, ठीक है। अब 11 मार्कर जब आप लिखने जाएंगे तो आपको पता है कि इस प्रश्न को आप कैसे लिखोगे। इस प्रश्न को आप पहले यहां लिखोगे कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित होते रहती हैं जिनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। विभिन्न क्रियाएं संचालित होती रहती हैं जिनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं का अब फिर क्या करोगे, यहां पर आप बताओगे आर्थिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था में संचालित होने वाली क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। फिर आप बताओगे प्रमुख आर्थिक क्रियाएं, ऐसा गोला बनाओगे, यहां उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग लिखोगे। प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का विस्तार से वर्णन, फिर यहां एक का बताओगे उत्पादन। फिर आप लिखोगे किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न माध्यमों से होने वाले वस्तु और सेवा का उत्पादन, जिसमें वो उत्पादन कारकों से प्रभावित होता है। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। जिस क्षेत्र में भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन या उत्पादक कारक पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में उत्पादन की गतिविधियां अच्छे तरीके से संचालित होती हैं, ऐसा लिखोगे। थोड़ा सा बढ़ा दोगे, फिर यहां पर दूसरा हेडिंग डालोगे वितरण। फिर आप बताओगे उत्पादित की गई वस्तु या सेवा को जरूरतमंद लोगों तक, मांग वाले क्षेत्र तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाना ही क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। तो किसी वस्तु या सेवा का वितरण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं में से एक है। जो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं इससे। फिर यहां पर आ गए आप, यहां पर आपने लिखा विनिमय। किसी वस्तु या सेवा को ग्राहक को उपलब्ध कराने के लिए उसका विनिमय किया जाता है। विनिमय का माध्यम वर्तमान समय में मुद्रा है। वस्तु की कीमत तय कर दी जाती है, उस आधार पर उसका मूल्य लेकर वस्तु उपलब्ध करा दी जाती है, जिसको बोलते हैं विनिमय। उसके बाद आता है आपका उपभोग। फिर आप वहां पर लिखोगे कि भाई जो वस्तु है उसमें क्या होती है, जो सेवा है उसमें उपयोगिता होती है। उस उपयोगिता का किसके द्वारा, जिसने उसको खरीदा है, क्रय किया है, क्रेता के द्वारा उपयोग करना शुरू कर दिया जाता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं उपभोग करना। किसी ने टीवी खरीद ली है, क्रय कर ली है, अब उसने टीवी देखना शुरू कर दिया, इसका मतलब उस टीवी का उपभोग शुरू हो गया। तो जब कोई क्रेता वस्तु का या सेवा का उचित मूल्य प्रदान कर उसको खरीदता है और उसकी उपयोगिता का उपयोग करना शुरू कर देता है तो उसको बोलते हैं उपभोग करना। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में यह चारों क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और संचालित होती हैं। यह आर्थिक क्रियाएं जितनी तीव्र गति से, जितने सही तरीके से, गुणवात्मक तरीके से संचालित होंगी, अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी, उतनी गतिशील होगी। बस लिख दो, ये हो गया आपका 11 मार्कर। इस तरीके से भी किसी टॉपिक को करना आपको पड़ता है। अभी इतना सारा सिलेबस है, अब हर एक जगह इस तरीके से नहीं बताया जाएगा कि ये 3 मार्कर में कैसे, 5 मार्कर में कैसे, 11 मार्कर में कैसे। अब आपको पहले ही पता है कि यहां पर 3 ही प्रश्न आते हैं, 3 ही फॉर्मेट है, 3 मार्कर, एक 5 मार्कर, 11 मार्कर। अब आप ही सोचो ना हर जगह रुक के कि यह इसको 3 मार्कर में आया तो क्या, 5 मार्कर में आया तो क्या, 11 मार्कर में क्या। पहले सोचो, माइंड में फ्रेम बन गया, उसके बाद आप लिखो, क्योंकि आपका काम ज्यादा है ना। चलो अब हमको पढ़ना है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अभी तक हमने देखा अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की क्रियाएं, जिनको हमने कहा था आर्थिक क्रियाएं। आपने देखा कि कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं। और इन आर्थिक क्रियाओं के नाम क्या क्या थे, इन आर्थिक क्रियाओं के कितने नाम हैं, 4 नाम हैं। सबसे पहले क्या होता है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद उसका वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। उसके बाद उसका विनिमय होता है, एक्सचेंज किया जाता है। और सबसे बाद में उसका उपभोग होता है, कंजप्शन शुरू किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 क्रियाएं होती हैं। अब हमको क्या करना है, इन चारों का अध्ययन करना है। हमको उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण का क्या करना है, अध्ययन करना है।
क्या करना है? अध्ययन करना है। इसीलिए क्या है, जब कहीं अध्ययन किया जाता है तो वो शास्त्र बन जाता है। तो यहां हमको क्या करना है? आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण का अध्ययन करना है। तो यही क्या है? अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। क्या है? सामाजिक विज्ञान, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज लोगों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब कौन उपभोग कौन करेगा? जानवर थोड़ी करेंगे, हम ही लोग करेंगे ना। तो हम ही लोग में देखा जाता है कि उपभोग कैसे किया हमने, विनिमय कैसे किया। ठीक है, कोई दूसरा थोड़ी पहुंचाता है, हम ही लोग पहुंचाते हैं, हम ही लोग उत्पादन करते हैं। इसीलिए एक सामाजिक विज्ञान है अर्थशास्त्र। वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण का अध्ययन किया जाता है। तो फिर अर्थशास्त्र क्या, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है ये। क्या है? अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप ही क्या है? अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में आप समझे हो, अर्थ की व्यवस्था, धन की व्यवस्था। और धन की व्यवस्था कब बनती है? जब आप उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग करते हो। धन कब आएगा आपके पास? अर्थ कब आएगा? जब आप उत्पादन करोगे। तो उसके लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो आप उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग को लेकर जो व्यवस्था बनाते हो उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थशास्त्र का जो व्यवहारिक रूप है उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, या आर्थिक क्रियाओं को लेकर बनाई गई व्यवस्था। आर्थिक क्रियाओं को लेकर मतलब उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण को लेकर बनाई गई व्यवस्था। किसको लेकर? उत्पादन को लेकर, उपभोग को लेकर, विनिमय को लेकर, वितरण को लेकर। इन चारों को लेकर हम जो व्यवस्था बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जो व्यवस्था बनाते हैं उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। पर ये व्यवस्था बनाते क्यों हैं? ये व्यवस्था हम इसलिए बनाते हैं जिससे कम से कम संसाधनों में लोगों की अधिक से अधिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो अर्थव्यवस्था हम बना क्यों रहे? व्यवस्था, किसी चीज का हम उत्पादन क्यों करना चाह रहे? उत्पादन इसलिए करना चाह रहे क्योंकि हमारी जरूरत है। तो अर्थव्यवस्था इसलिए बनाई जाती है, या अर्थव्यवस्था इसलिए चलती है जिससे सीमित संसाधनों के द्वारा लोगों की असीमित जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण की व्यवस्था बनाई जाती है जिससे लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। वो भी किसके माध्यम से? सीमित संसाधनों के माध्यम से लोगों की असीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या? मध्य प्रदेश और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो हमेशा प्रयास करती है कि राष्ट्र के, राज्य के जो सीमित संसाधन है उनके द्वारा हम इतना उत्पादन, वितरण, विनिमय करें जिससे लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। यही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, यही भारत की अर्थव्यवस्था है। तो अभी आपको क्या चीजें समझ में आ गई? आपको दो चीजें यहां पर समझ में आ गई। एक चीज समझ में आई, क्या? अर्थशास्त्र। क्या समझ में आ गया? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र क्या है? अध्ययन है किसका? आर्थिक क्रियाओं का। और आर्थिक क्रियाएं कितनी हैं? 4। तो 4 आर्थिक क्रियाएं मतलब उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण का अध्ययन ही क्या है? अर्थशास्त्र है। तो फिर अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थशास्त्र का जो व्यवहारिक रूप है वो क्या है? वो अर्थव्यवस्था है। और अर्थशास्त्र में कितनी क्रियाएं होती हैं? 4 क्रियाएं होती हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। और उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण किसके लिए किया जाता है? गाय, भैंस, भेड़ के लिए नहीं, लोगों के लिए, लोगों की जरूरतों के लिए उत्पादन करते हैं हम। तो जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? आर्थिक क्रियाओं का या आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था। ये जो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण को लेकर जो व्यवस्था बनाई जाती है उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कि ये जो सीमित संसाधन है, जो सीमित संसाधन है उसके द्वारा ये जो लोग हैं और इन लोगों की ये जो असीमित जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। तो अर्थव्यवस्था क्या है? सीमित संसाधनों के द्वारा लोगों की असीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई व्यवस्था भी अर्थव्यवस्था है। समझे? ठीक है, तो आपको दो चीजें समझ में आ गई, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था।
ठीक है, अब अर्थशास्त्र का कुछ स्वरूप है। अब ये वापस से क्यों पढ़ाया, क्योंकि देखो ये तो 3 मार्कर में भी आजकल आ रहा है, ये कथन किसने कहा, और प्रीलिम्स में तो आता ही है। तो बहुत सारे स्वरूप हैं, कुछ कुछ चीजें मैंने ले ली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अर्थशास्त्र है ये धन का विज्ञान है, और ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ कौन है, अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन जिनकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ जनक हैं किसके, अर्थशास्त्र के। और वो कहते हैं कि ये जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। तो धन का विज्ञान है क्या, अर्थशास्त्र। कौन कह रहा है, अर्थशास्त्र के जनक कह रहे हैं। और अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं, जिनकी किस पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशन। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। कल्याण का विज्ञान क्यों है भाई, कल्याण का विज्ञान इसलिए है क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि लोगों की असीमित जरूरतों को सीमित संसाधनों के द्वारा पूरा करना, इसीलिए हम उत्पादन करेंगे, इसीलिए वितरण करेंगे, इसीलिए विनिमय करेंगे। तो उपभोग करने से हमारा कल्याण होता है, आप भी जानते हो, ठीक है। फिर लॉर्ड रॉबिन्स कहते हैं कि यह दुर्लभता का सिद्धांत है। दुर्लभता समझ रहे हो, मतलब वही सीमित संसाधन है भैया, ना पैसा है ना कुछ है ना कुछ है, फिर भी हमको लोगों की असीमित जरूरतों को पूरा करना है, इसीलिए अर्थशास्त्र दुर्लभता का सिद्धांत है। तो देखो धन का विज्ञान है, क्या है, धन का विज्ञान है, किसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा, ठीक है। विज्ञान कभी भी कोई भी चीज कब हो जाती है पता है आपको, जब उसको क्रमबद्ध कर दिया जाए, उसमें नियम हो, उसमें प्रयोग किए जाने लगे। तो जब किसी भी चीज में प्रयोग किए जाने लगे, उसके सिद्धांत बना दिए जाएं, एक निश्चित नियम हो, और उस निश्चित नियमों सिद्धांतों के आधार पर भविष्यवाणी कर दी जाए, प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं विज्ञान। तो अर्थशास्त्र में नियम भी हैं, सिद्धांत भी हैं, और नियमों सिद्धांतों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे, मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि मांग पूर्ति का सिद्धांत है, महंगाई का एक सिद्धांत है कि जब जब मांग बढ़ेगी और पूर्ति नहीं होगी तो उससे उसकी कीमतें बढ़ेगी। यह सिद्धांत है अर्थशास्त्र का। तो आपको नहीं पता, ये धरातल पर प्रयोग हो जाएगा। टमाटर की बहुत ज्यादा मांग बढ़ जाए, 1000 लोग मांगने लगे टमाटर टमाटर, तो क्या होता है, उस दिन वो टमाटर थोड़ा सा महंगा हो जाता है। ये सिद्धांत है अर्थशास्त्र का। इसीलिए जब वो सिद्धांत काम करते हैं तो वो विज्ञान हो जाता है, ठीक है, उसका परीक्षण भी कर लिया जाता है। अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, क्योंकि अर्थशास्त्र में हमने देखा उपभोग भी होता है। तो जब हम किसी वस्तु सेवा का उपभोग करते हैं तो उससे हमारा कल्याण होता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आज उपभोग कर रहे हो, किसका, मेरी क्लास का, आप उसको देख रहे हो, इससे आपका कल्याण हो रहा है। क्यों, क्योंकि हो सकता है आपके लिए कुछ जानकारी मिल रही हो। अर्थशास्त्र दुर्लभता का सिद्धांत है। हमने कहा कि अर्थशास्त्र एक वो चीज भी है जो क्या कर रही है, सीमित संसाधनों से, जो दिख भी नहीं रहे हैं फिर भी आपकी असीमित जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो लॉर्ड रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का सिद्धांत है, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है यह कल्याण का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा है यह धन का विज्ञान है। तो 3 ही बातें कही, एक ने कहा धन का विज्ञान, एक ने कहा कल्याण का विज्ञान, एक ने कहा दुर्लभता का, ठीक है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, यहां से 3 मार्कर भी आता है और प्रीलिम्स में भी आता है। चलो ठीक है, जानो। सबसे पहले हम जानते हैं एडम स्मिथ के बारे में। किसके बारे में, एडम स्मिथ के बारे में। अभी मैंने बताया आपको, स्कॉटलैंड के ये दार्शनिक हैं, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं। कहां के, स्कॉटलैंड के। कौन, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ का संबंध है स्कॉटलैंड से, ठीक है। ये अर्थशास्त्री भी हैं और दार्शनिक भी हैं। एडम स्मिथ जो हैं, इनकी एक पुस्तक आती है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है एडम स्मिथ की, इसमें इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए। सबसे पहले तो अर्थशास्त्र को परिभाषित किया, और अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने, इस पुस्तक में वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने ऐसा बताया। फिर इसी पुस्तक में उन्होंने कुछ चीजें बताई कि गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं, लोगों की आय कैसे बढ़ा सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसी पुस्तक में वेल्थ ऑफ नेशन में कुछ उन्होंने सिद्धांत दिए, उसको बोलते हैं लेजिस फेयर का सिद्धांत, हस्तक्षेप का सिद्धांत।
पढ़ लो ये लेजिस या लेसिस फेयर का सिद्धांत, ठीक है, लेसिस फेयर या लेजिस फेयर, अलग अलग जगह पर लेजिस या लेजिस पढ़ सकते इसको, ठीक है। लेसिस फेयर या लेजिस फेयर का सिद्धांत, जिसको आप कहते हो आहस्तक्षेप का सिद्धांत। फिर इनका है अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड का सिद्धांत। फिर इनका है एक श्रम विभाजन का सिद्धांत। तो अल्फ्रेड एडम स्मिथ ने सबसे पहले वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में अर्थशास्त्र को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का काम किया, इसीलिए इन्होंने उसको विज्ञान भी कहा। इसी कारण से वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की वजह से एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कह दिया जाता है। और अर्थशास्त्र का जनक ये वेल्थ ऑफ नेशन कब आई? 1776 में। कब? 1776 में। ध्यान रखना थोड़ा सा 1776 क्या है, ठीक है। ये 1776 में आती है वेल्थ ऑफ नेशन। कौन लाता है? एडम स्मिथ लाते हैं और उसमें कुछ सिद्धांत देते हैं। लेजिस्फेयर का सिद्धांत, आहस्तक्षेप का सिद्धांत, अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड और श्रम विभाजन, लेबर श्रम विभाजन का सिद्धांत देते हैं। इसी वजह से इनको एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कह दिया जाता है। और इसी किताब से अर्थव्यवस्था के एक नए स्वरूप का जन्म होता है, जिसको आप कहते हो पूंजीवाद। तो पूंजीवाद का जनक कहा जाता है किसको? एडम स्मिथ को। इसी पुस्तक की वजह से इनको व्यष्टि अर्थशास्त्र का, किसका? व्यष्टि अर्थशास्त्र का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ को। इसी वजह से एडम स्मिथ को, क्योंकि इन्होंने किताब ही लिख दी अर्थव्यवस्था पर, इसीलिए अर्थशास्त्र का A to Z कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का A to Z किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक पूछ लिया जाए, आपसे पूंजीवाद का जनक पूछ लिया जाए, आपसे व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक पूछ लिया जाए, आपसे अर्थशास्त्र का A to Z पूछ लिया जाए, किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है, जो कि स्कॉटलैंड के हैं और जिनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लिखी गई। और इसी पुस्तक में 3 सिद्धांत है। लेजिस्फेयर का सिद्धांत, जिसको आहस्तक्षेप का सिद्धांत कहते हैं। इसी पुस्तक में बताया गया है आपका अदृश्य हाथ का सिद्धांत, इनविजिबल हैंड, श्रम विभाजन का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत। अब इन 3 सिद्धांतों के आधार पर ही पूंजीवाद खड़ा हो जाएगा। इन 3 सिद्धांतों के आधार पर ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 1776, देखो इस तरफ, ये अमेरिका का उद्भव है 1776। अमेरिका राष्ट्र बन रहा है 1776 में। और जैसे ही राष्ट्र बन रहा है, एक किताब आ गई है अर्थव्यवस्था बनाने वाली। कौन सी किताब आ गई है? वेल्थ ऑफ नेशन। इसको पूंजीवाद का बाइबल कहा जाता है, पूंजीवाद की गीता कहा जाता है। किसको? वेल्थ ऑफ नेशन को। तो वेल्थ ऑफ नेशन क्या है? पूंजीवाद की बाइबल भी है और पूंजीवाद की गीता भी है। तो पूंजीवाद की बाइबल किसे कहा जाता है? वेल्थ ऑफ नेशन को कहा जाता है। पूंजीवाद की गीता किसे कहा जाता है? वेल्थ ऑफ नेशन को कहा जाता है। और 1776 में आई है और इसी समय अमेरिका का उद्भव हो रहा है। इसलिए अमेरिका कौन सा राष्ट्र बनेगा? पूंजीवाद राष्ट्र बनेगा। क्यों? क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक आ गई है उसके हाथ में। और वेल्थ ऑफ नेशन मतलब लेजिस्फेयर, आहस्तक्षेप के सिद्धांत पर काम करने वाली अर्थव्यवस्था, अदृश्य हाथ पर काम करने वाली अर्थव्यवस्था, श्रम विभाजन के सिद्धांत पर काम करने वाली अर्थव्यवस्था। आहस्तक्षेप, लेजिस्फेयर का सिद्धांत क्या है? तो एडम स्मिथ कहते हैं कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देना है, मतलब उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण आप चाहते हो बहुत ज्यादा हो, तो सरकार हस्तक्षेप ना करे। इसी को बोलते हैं आहस्तक्षेप का सिद्धांत। मतलब आर्थिक क्रियाओं में, मतलब उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण में सरकार हाथ ना लगाए, हस्तक्षेप ना करे, लोगों को आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए स्वतंत्र रहने दे। वही है आहस्तक्षेप का सिद्धांत, लेजिस्फेयर का सिद्धांत। लेजिस्फेयर का सिद्धांत पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, निजी क्षेत्र को आर्थिक क्रियाओं करने के लिए प्रोत्साहित करता है, सरकार को नियंत्रित करने से मना करता है। सरकार से कहता है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण में आप हाथ मत लगाओ, निजी क्षेत्र के लोगों को करने दो। उसके बाद अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड, प्राइस मैकेनिज्म
जिसको बोलते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि मांग और जो पूर्ति है, जो उत्पादन है, वो किससे निर्धारित होता है? वो होता है प्राइस मैकेनिज्म, जिसको वो आदर्श हाथ कहते हैं। तो आदर्श हाथ, इनविजिबल हैंड क्या है? प्राइस मैकेनिज्म की अवधारणा है। वो कहते हैं कि किसी भी अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में अगर किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, कब? जब उसका मूल्य बढ़ेगा। अगर कोई वस्तु का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो लोग उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे। तो वो कहते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में जो प्राइस मैकेनिज्म होता है वो उत्पादन की गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। अपने आप पूर्ति बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाने दो। तो वही है क्या? इनविजिबल हैंड, आदर्श हाथ। तो आदर्श हाथ किसको कहते हैं? वो कीमतों को कहते हैं। इसीलिए एडम स्मिथ ने कीमत का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है। कौन सा सिद्धांत? कीमत का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि ये कीमतों पर विश्वास करते हैं कि जिस वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा होगी उस कीमत की वस्तु का ही उत्पादन होगा। तो जो चीजें महंगी होने लगती हैं उनका उत्पादन होने लगता है। आप खेती में भी देखो, खेती में कौन सी फसल सबसे ज्यादा इस साल बोई जाएगी? मैं बता सकता हूं, आप भी बता सकते हो। कैसे? एडम स्मिथ को फॉलो कर लो। जिस वस्तु या जिस सेवा या जिस फसल की सबसे ज्यादा कीमत आज के मार्केट में होगी वो आने वाले सीजन में सबसे ज्यादा बोई जाएगी। स्वाभाविक सी चीज है। जैसे इस साल गेहूं का प्राइस बहुत ज्यादा है, पता है आपको? क्योंकि क्यों प्राइस ज्यादा है? क्योंकि आप जान रहे हो रूस यूक्रेन की वजह से गेहूं की डलिया यूक्रेन तबाह हो गया है। वहां से निर्यात नहीं हो पाया है, मतलब हमारे देशों में आयात नहीं हुआ है, या विश्व के कई राष्ट्रों में वहां से निर्यात नहीं हो पा रहा गेहूं। तो गेहूं की शॉर्टेज है, इसीलिए गेहूं का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया है। अब गेहूं का प्राइस जब बढ़ गया है तो अब क्या होगा? अगले सीजन में गेहूं की बुवाई ज्यादा होगी। ये है एडम स्मिथ, आदर्श हाथ। उत्पादन क्यों बढ़ा? उत्पादन इसलिए बढ़ गया क्योंकि आदर्श हाथ, बाजार के आदर्श हाथ, मतलब बाजार में कीमतें, प्राइस मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं। फिर है श्रम विभाजन का सिद्धांत। समझ गए आप? श्रम विभाजन पर ध्यान दो। ये हैं एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है, पूंजीवाद के जनक। दूसरे हैं कार्ल मार्क्स। पूंजीवाद आ गया है। पूंजीवाद की अपनी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? पूंजीवाद की कमियां हैं। पूंजीवाद निजी क्षेत्र को बढ़ावा देता है। पूंजीवाद में सिर्फ उन व्यक्तियों का वर्चस्व होता है जिनके पास पैसा होता है। पूंजीवादी राष्ट्रों में सिर्फ वो लोग खुश रहते हैं जिनके पास उत्पादन के लिए पैसा है, जिनके पास वस्तु सेवाओं को खरीदने के लिए पैसा है। बाकी बहुत सारे लोगों का जीवन वहां पर नरक बन जाता है, क्योंकि पैसे से ही हर काम होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि एडम स्मिथ का जो अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है एक दिन मंदी के दौर में आता है, जिसको बोलते हैं महामंदी या तीसा की मंदी। 1929-30 में 1929-30 में अमेरिका में मंदी आती है, जिसको तीसा की मंदी या महामंदी कहते हैं। और इसमें ये पूरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। बेरोजगारी चरम पर, सब चीजें अपने चरम पर पहुंचती है। तीसा की महामंदी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसी समय जर्मनी के कार्ल मार्क्स हैं, जो कि पूंजीवाद से चिढ़ चुके हैं, क्योंकि पूंजीवाद में आप जानते हो श्रमिकों का बहुत ज्यादा शोषण होता है। गरीबों का तो वहां पर कोई स्थान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं। उसी को बोलते हैं गरीब, जिसके पास पैसा नहीं। और जिसके पास पैसा नहीं पूंजीवादी राष्ट्र में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसकी कोई जगह नहीं है। वहां वो पशु के जैसा जीवन जीते हैं। कार्ल मार्क्स जो कि जर्मनी से है, इनकी पुस्तक आती है दास कैपिटल। क्या आती है? दास कैपिटल। दास कैपिटल। और दास कैपिटल में ये साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक साम्यवाद। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक साम्यवाद। अभी तक चला ये आ रहा था कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण में सरकार हाथ ना करे, हस्तक्षेप ना करे। पर एडम स्मिथ कहते हैं ना, ये जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र लोगों के लिए बनाई जा रही है। तो ये जो आर्थिक क्रियाएं संचालित हो रही हैं, इसमें सरकार का हस्तक्षेप हो, क्योंकि संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। ये पर्वत, पहाड़, भूमि किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये सबका है। इसलिए इस पर सार्वजनिक अधिकार होना चाहिए।
सरकार निर्धारित करे लोगों के बेहतर जीवन के लिए उत्पादन उपभोग विनिमय वितरण को, सरकार कीमतें तय करे, बाजार कीमतें तय नहीं करेगा। आदर्श से हाथ कुछ नहीं कर लेंगे। कार्ल मार्क्स कहते हैं आदर्श से वादर्श से हाथ जैसा कुछ नहीं है। सरकार हस्तक्षेप करे, सरकार उनका प्राइस डिसाइड करे। तो यहां पर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, प्रशासित मूल्य पद्धति। क्या आती है? प्रशासित मूल्य पद्धति। प्रशासित मूल्य पद्धति, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, जिसको जब सरकार किसी वस्तु सेवा का मूल्य निर्धारित करती है तो उसको बोलते हैं प्रशासित मूल्य पद्धति। कोरोना के समय जब सैनिटाइजर बहुत महंगा होने लगा था तो सरकार ने उसके रेट डिसाइड कर दिए थे, उसको बोलते हैं प्रशासित मूल्य पद्धति। बहुत पहले तक पेट्रोल डीजल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासित प्राइस में आता था, सरकार डिसाइड करती थी कितना होगा। अभी बहुत कुछ दिन पहले ही उसको निजी क्षेत्र के लिए कर दिया गया, ओपन मार्केट। बाजार तय करेगा। और बाजार कैसे तय करता है? बाजार तय करता है मांग पूर्ति से। किसी वस्तु का मांग बहुत ज्यादा बाजार में बढ़ गया तो प्राइस बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की पूर्ति बहुत ज्यादा बाजार में हो गई है, सप्लाई बहुत ज्यादा आ गया है, टमाटर दिख रहा तो प्राइस अपने आप डाउन हो जाएगा। समझ रहे? डिमांड और सप्लाई, मांग पूर्ति का जो सिद्धांत है वो बाजार में कीमतों को तय करता है पूंजीवादी राष्ट्रों में। कार्ल मार्क्स, जिन्होंने अपनी दास कैपिटल, जिसको साम्यवाद का जनक कहा जाता है, वैज्ञानिक साम्यवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को, जर्मनी के हैं, ये कहते ना ये जो संपत्ति है, ये जो संसाधन है जिनका उपयोग करके निजी क्षेत्र पैसा कमा रहा है, उनका नहीं है, ये सबका है। इसलिए इस पर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। आदर्श वादर्श हाथ कुछ नहीं होते। ये जो अर्थव्यवस्था है लोगों के कल्याण के लिए बनी है, श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए बनी है। इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, कीमतों का निर्धारण करना चाहिए, तभी जाकर वर्ग संघर्ष रुकेगा। ये पूरे जो विश्व में अशांति है, हिंसा है, गरीबी है, इसका एक कारण है, वो क्या है? पूंजीवाद। और मैं पूंजीवाद को जड़ से खत्म करने की कसम खाता हूं। दास कैपिटल में उन्होंने लिखा है अपने साम्यवादी सिद्धांत की घोषणा पत्र में कि मैं कसम खाता हूं कि पूंजीवाद को मैं खत्म कर दूंगा। और यहां से वो कहते हैं वर्ग संघर्ष, इसी वजह से, पूंजीवाद की वजह से वर्ग संघर्ष हो रहा है। मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग आपस में लड़ रहा है। और ये जो विश्व में गरीबी है, अहिंसा है, अशांति, इसका कारण है पूंजीवाद। और आज आप देख रहे हो सच में पूंजीवाद ही कारण है कि युद्ध होते हैं, क्योंकि पूंजीवाद सिर्फ अपने निजी लाभ के लिए काम करता है, लोगों के कल्याण के लिए नहीं। तो विश्व में अशांति का, युद्ध का, गरीबी का अगर एक कारण है तो वो है पूंजीवाद। कौन कहता है? कार्ल मार्क्स कहते हैं अपने दास कैपिटल में। श्रमिकों का शोषण पूंजीवाद की वजह से हो रहा है, विश्व में अशांति है पूंजीवाद की वजह से है। इसीलिए मैं पूंजीवाद को खत्म करने का संकल्प लेता हूं दास कैपिटल में। और वो यहां पर एक सिद्धांत देते, वर्ग संघर्ष, क्रांति का, सर्वाहार क्रांति। तो दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स सर्वाहार क्रांति की बात करते हैं। वो कहते हैं दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ और संघर्ष करो इस अन्याय के खिलाफ। तो वो पूरे विश्व के मजदूरों को एक होने की बात करते हैं। विश्व के मजदूर एक हो जाओ, किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का कथन है। और वो क्रांति की बात करते हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति, हिंसा की। अगर आपको वो शांति से देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हिंसात्मक तरीके से छीन लो, क्योंकि ये संसाधन सबके हैं। इस तरीके से यहां से साम्यवाद का उद्भव होता है। तो कुछ ऐसी राष्ट्र निकल कर सामने आते हैं जहां की अर्थव्यवस्थाएं साम्यवादी हैं, जहां पर उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण पर किसका अधिकार होगा? सरकार का, निजी क्षेत्र नहीं होगा। ये संपत्ति, संसाधन किसके होंगे? सार्वजनिक होंगे। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण कैसा होगा? आवश्यक वस्तुओं का होगा। किसको मिलेगा? जिसको जरूरत है। किस कीमत पर मिलेगा? जिस कीमत पर वो खरीद सकेगा। अगर उसकी खरीदने की हिम्मत नहीं है फिर भी उसको दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब उसी के लिए बना है। ये कार्ल मार्क्स का आया, ठीक है, इनका सिद्धांत आ गया। इस आधार पर 1917 में यूएसएसआर का गठन हो गया। यूएसएसआर चल पड़ा, काम करना उसने शुरू किया। शुरुआती दौर में लोगों को बहुत अच्छा लगा, घर बैठे फ्री में चीजें आने लगी। क्यों? क्योंकि ये अर्थ जो व्यवस्था बनी वो लोगों के कल्याण के लिए बनी। लोगों को बिना काम किए, बिना कुछ किए क्या करने लगा? वस्तुएं, सेवाएं मिलने लगी। अगर तुमको भूख लगी है, तुमको रोटी की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो जब रोटी की व्यवस्था कर दी तो लोग काम क्यों करें? और सरकार ही तय करेगी प्राइस, तुमको पैसा कितना, उत्पादन कितना करना है, विनिमय कैसे करोगे, वितरण कितने पर करोगे, क्या प्राइस रखोगे,
तो कोई उत्पादन क्यों करेगा? तो फिर ये कार्ल मार्क्स की जो अर्थव्यवस्था थी साम्यवाद की, इसमें देखा गया धीरे धीरे उत्पादन अपने आप कम होने लगा। लोगों का मोह उठ गया, मुझे सिर्फ उतना पैसा मिलेगा जितनी मेरी जरूरत है, मैं कुछ भी कर लूं। अगर मेरी साल भर की जरूरत 500 रुपए है तो मुझे सरकार सिर्फ कितने रुपए उपलब्ध कराएगी? 500 रुपए। इसके बाद पैसा रखने का आपको कोई अधिकार नहीं, 600 रुपए आप नहीं रख सकते, सिर्फ 500 रुपए रखोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरत 500 रुपए है। तो फिर इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था बनी उसमें क्या होने लगा? उत्पादन कम होने लगा, लोग निकम्मे होने लगे, लोगों को लत लगने लगी। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था कल्याणकारी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लोग भिखमंगे हो जाते हैं और एक वर्ग होता है जो देता है। एक वर्ग को लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, चीजें बांट रहा हूं, तो उसको सहिंसा जैसी फीलिंग आती है। और एक व्यक्ति कैसा होता है, हमेशा ऐसे हाथ फैलाए मांग रहा होता है इस अर्थव्यवस्था में, तो वो भिखारियों जैसी स्थिति में आ जाता है। तो राष्ट्र की एक बहुत बड़ी आबादी कैसी हो जाती है? असहाय हो जाती है, भिखमंगी बन जाती है। और इसी राष्ट्र का एक वर्ग जो बांट रहा होता है वो सामंतवादी प्रवृत्ति में आ जाता है, क्योंकि उसको हमेशा लग रहा होता है मैं बांट रहा हूं। तो हमारे भारत में साम्यवाद की भी विशेषता है, इसीलिए यहां पर देखो भ्रष्टाचार है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े वर्ग को ऐसा लगता कि वो सब चीजें बांट रहा है। और हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी क्या कैसी हो गई है? भिखमंगो टाइप हो गई है। उसको हर चीज में क्या चाहिए? सरकार से सहूलियत चाहिए, फ्री में चीजें चाहिए। ये इसके क्या हो गए? दुष्परिणाम निकल के आए। फिर इसके बाद ये भी अर्थव्यवस्था चल रही थी 1917 से, ये 1930 तक आते आते डूबने लगी तीसा की मंदी में। उसके बाद 1947 में 45 में आप देखते हो, 1945 में कई देश आजाद होने लगे। तो उस समय अर्थशास्त्री थे ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स। कौन? जे.एम. कीन्स। और जे.एम. कीन्स या कहीं कहीं पर जे.एम. केन्स लिखा आता है, इनकी पुस्तक थी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और मनी। तो जे.एम. कीन्स की एक पुस्तक है और उसका नाम है जर्नल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड मनी। और उस पुस्तक के बाद ये दोनों अर्थशास्त्रों का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और समाजवादी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं और इन दोनों की अच्छाइयों को निकालते हैं और उसके बाद एक नई अर्थव्यवस्था का उद्भव करते हैं जिसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जे.एम. कीन्स की पुस्तक है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड मनी, उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्भव होता है और उसी समय नए राष्ट्र का उद्भव होता है 1945 में। इसीलिए जितने भी राष्ट्र 1945 में बने वो सब कैसे हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले हैं। भारत कब बना? 1945 में आजाद हुआ। तो भारत कैसा राष्ट्र है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। समझे अब कुछ? जे.एम. कीन्स इनकी पुस्तक है, बता दिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का इनको जनक कहा जाता है और इनको समष्टि अर्थशास्त्र का भी जनक कहा जाता है, जे.एम. कीन्स को। और जे.एम. कीन्स ने ही एक सिद्धांत दिया है जिसको आप कहते हैं रोजगार का सिद्धांत। क्या कहते हैं? रोजगार का सिद्धांत। कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए रोजगार का सिद्धांत किसने दिया है? जे.एम. कीन्स ने दिया है। और जे.एम. कीन्स इन सिद्धांत में कहते हैं क्या कि रोजगार कब पैदा होगा? जब उपभोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। आप उपभोग बढ़ाओ, कंजम्पशन बढ़ाओ, आप निवेश करो, आप देखना अपने आप रोजगार पैदा होगा। क्योंकि उपभोग से डिमांड होगी, डिमांड से प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट होगा, निवेश होगा। तो इनके रोजगार का सिद्धांत में कहते हैं उपभोग बढ़ाओ, लोगों को खाने के लिए प्रेरित करो। लोग जब चीजों को खाने के बारे में सोचेंगे, खरीदने के बारे में सोचेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो लोग उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे और उसी समय उत्पादन करने के समय क्या करो? इन्वेस्टमेंट करो, तो अपने आप ही रोजगार क्रिएट हो जाएगा। यह है इनका रोजगार का सिद्धांत। इस तरीके से अर्थशास्त्र के 3 व्यक्तित्व हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिनको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो, बिल्कुल सही बात। चलो, ठीक है, आप लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो। इसकी पूरी पीडीएफ बिल्कुल सिंपल, शॉर्ट,
क्रिस्पी टाइप की बना दी गई है। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। अर्थशास्त्र के कुछ प्रकार हैं, दो अर्थशास्त्र ने पूछ लिया जाता है बार बार। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी मैंने आपको बताया, आपको याद होना चाहिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जे एम कीन्स को कहा जाता है। किसको? जे एम कीन्स को कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। हर एक क्षेत्र में क्या हो रहा है? आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं। क्या हो रही हैं? आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं। आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? आर्थिक क्रियाएं हैं उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण। अब ये आर्थिक क्रियाएं बहुत बड़े क्षेत्र में हो रही, पर हम किसी एक इकाई का, यूनिट का ही अध्ययन करें कि इस इकाई में कितना उत्पादन हुआ, कितना उपभोग हुआ, कितना विनिमय हुआ, कितना वितरण हुआ। तो जब किसी अर्थशास्त्र में हम उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण का अध्ययन तो करते हैं, पर पूरी व्यवस्था का नहीं करते, सिर्फ किसी एक इकाई का करते हैं, तो उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे मान के चलो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, तो मध्य प्रदेश में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही होंगी, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, अगर उन सब का पूरे का अध्ययन कर दिया जाए तो इतने बड़े क्षेत्र का, इसमें जितना भी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण हुआ है, इसका अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हिंद अकेडमी अकेली की, ये राज्य मध्य प्रदेश, और इसमें ये छोटी सी हिंद अकेडमी एक यूनिट है, एक इकाई है, हिंद अकेडमी की उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण का अध्ययन करें तो वो हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसका संबंध सीमित क्षेत्र से है, और व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे हो जाएगा? बृहद क्षेत्र से हो जाएगा। ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें सिर्फ एक इकाई का, किसका? एक इकाई का अध्ययन किया जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में किसी राष्ट्र, राज्य, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। किसका? राष्ट्र का, राज्य का। ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें हम अध्ययन करते हैं तो इसमें इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर एक समस्या होती है। क्या समस्या होती है? यहां पर समस्या होती है कीमत की। तो ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसकी एक सबसे बड़ी समस्या होती है कीमतों की, क्योंकि हमेशा कोई यूनिट इसलिए परेशान होती है क्योंकि कीमतों की वजह से। समझ रहे हो? और ये जो पूरी अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो ये रोजगार और विकास से परेशान होती है, तो यहां पर रोजगार और विकास की समस्या होती है। समझे आप? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? एक इकाई से होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध एक बृहद क्षेत्र से होता है, जिसमें राज्य, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय स्तर की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक छोटे से क्षेत्र में होती है, ये बृहद क्षेत्र में होती है। इसका संबंध एक इकाई से होता है। इसका संबंध किसी राष्ट्र, राज्य या अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से होता है। इसकी समस्या कीमतों को लेकर होती है। इसकी समस्या रोजगार और आय को लेकर होती है। इसके जो जनक हैं वो एडम स्मिथ है, इसके जो जनक है जे एम कीन्स हैं। आ गया समझ में? मान के चलो आपके घर की हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना चाहें कि आपने एक साल में कितना उत्पादन किया, कितनी वस्तुओं को बाजार में जाकर बेचा, कितने पैसों से उसका विनिमय किया और कितना आपने खाया, तो ये क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र की समष्टि अर्थशास्त्र? ये कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसका जनक कौन है? इसका जनक है एडम स्मिथ। अब ये व्यष्टि अर्थशास्त्र, आपका घर छोटा सा है ना यार, राज्य की दृष्टि से एक छोटी सी इकाई है, सीमित क्षेत्र में है। तो सीमित क्षेत्र में एक छोटी सी इकाई है, एडम स्मिथ ने बता दिया है, और वहां आपको कीमत की समस्या होगी हमेशा। समझे आप? वहीं समष्टि अर्थशास्त्र पूरे राज्य, राष्ट्र, भारत, ये बृहद क्षेत्र होता है। पूरे राष्ट्र, राज्य में हम रोजगार और आय की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, कीमतों की बात नहीं करते। रोजगार, विकास, इस तरीके की बातें करते हैं। इसका जनक जे एम कीन्स है। ठीक है, चलो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या क्षेत्रक। ठीक है, अर्थव्यवस्था मैंने बताया था आपको, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। अब आप खुद देखो, उत्पादन, उपभोग, विनिमय जो वितरण है,
जो कि आर्थिक क्रियाएं हैं, ये कहां कहां चल रही हैं? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण को अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो 3 क्षेत्रों में बांट दो। तो अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं हैं, कौन सी क्रियाएं हैं? आर्थिक क्रियाएं हैं। और आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है मेरे भाई? आर्थिक क्रियाएं हैं 4: उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण। और ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, अगर इनको हम बांटना चाहें कि उत्पादन कहां हो रहा है, तो हम देखते हैं कि यार ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ये जो उत्पादन, वितरण, विनिमय, ये आर्थिक क्रियाएं हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि, खनन, ठीक है, और मत्स्य पालन। ये जो मत्स्य पालन है, कृषि है, खनन है, यहां पर ये जो क्रियाएं हो रही हैं, इनको प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो मतलब कृषि में, खनन में, मत्स्य पालन में होने वाला उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। तो जब कृषि, खनन और मत्स्य पालन में आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक क्रियाएं संचालित हो रही होती है, तो उसको प्राथमिक क्षेत्र कह दिया जाता है। क्यों प्राथमिक क्षेत्र इसलिए कह दिया जाता है? क्योंकि पहले यहीं से क्या मिल रहा है? कच्चा माल प्राप्त हो रहा है। कृषि से, खनन से, यहीं से ना कच्चा माल आ रहा है। तो जिस क्षेत्र से कच्चा माल हमको मिल रहा होता है, उसी को प्राथमिक कह दिया जाता है। और इसका संबंध कहां से है? कृषि से है। इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? सामान्य तौर पर कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? कृषि, खनन, मत्स्य शामिल है। यहां से हमको क्या मिलेगा? कच्चा माल मिलेगा। और कच्चे माल का आप कहां उपयोग करते हो, जरा बताओ मुझे। कच्चे माल का उपयोग करते हो किसी वस्तु के निर्माण में, किसी वस्तु के विनिर्माण में। तो जब आप किसी वस्तु, कच्चे माल का उपयोग निर्माण, विनिर्माण में करते हो, तो वहां पर क्या लगे होते हैं? हमेशा उद्योग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? उद्योग लगे होते हैं। उद्योगों में ही क्या होता है? निर्माण, विनिर्माण होता है। कोई वस्तु, सामान कहां बन रही होती है? औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक इकाइयों में। वहीं पर निर्माण, विनिर्माण हो रहा होता है। तो द्वितीयक क्षेत्र क्या है? द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर निर्माण और विनिर्माण हो रहा होता है। और निर्माण, विनिर्माण कहां हो रहा होता है? उद्योगों में हो रहा होता है। इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। निर्माण का मतलब होता है बनाना, वो भी स्थायी परिसंपत्ति। घर का क्या होता है? निर्माण होता है। तो जब किसी वस्तु का उत्पादन इस तरीके से किया जाए, इस तरीके से उसको बनाया जाए कि उसको फिर वहां से कहीं पर नहीं ले जा सकता, तो वो क्या होता है? निर्माण होता है। सड़क का क्या किया जाता है? निर्माण। पुल का क्या किया जाता है? निर्माण। ऐसा तो नहीं कि पुल बनाया फिर वो उठा के दूसरी जगह ले गए, नहीं। अगर किसी चीज को इस तरीके से बनाया जाए कि जहां बन रहे हैं वहां से उठाया, फिर दूसरी जगह ले गए, फिर तीसरी जगह ले गए, तो ऐसे निर्माण को विनिर्माण कहते हैं। तो मोबाइल का क्या होता है? निर्माण की विनिर्माण। मोबाइल का विनिर्माण होता है। पेन का विनिर्माण होता है। तो जिन चीजों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है उपभोग के लिए, उनका विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जिनका सिर्फ एक जगह स्थायी रूप से खड़े रहते हैं बनने पर, उनका कंस्ट्रक्शन होता है। तो पुल का कंस्ट्रक्शन होता है, रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, मोबाइल का, पेन का मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, तो ये कहां है? उद्योग में। अब आप सभी जानते हो कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र जो है, इसको कुछ ना कुछ सहायता की जरूरत पड़ती है। अब ये निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, कोई चीज बन गई, उसका क्या करना पड़ता है? उसका परिवहन करना पड़ता है, उसका बीमा करना पड़ता है। करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। तो ये जो परिवहन है, बीमा है, जो क्या करते हैं? हमेशा प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता पहुंचाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता पहुंचाने वाले क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। और ये परिवहन, बीमा, ये क्या है? अपने आप में सेवा है। इसीलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो पूरी अर्थव्यवस्था में आप हमेशा 3 क्षेत्र देखेंगे: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र मतलब औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र।
इस तरीके से आप अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि यही पूरा काम चल रहा होता है। आप देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र में इतनी ग्रोथ रेट, तृतीयक क्षेत्र में इतनी ग्रोथ रेट, प्राथमिक क्षेत्र में इतनी ग्रोथ रेट। तो इसका मतलब समझ में आएगा आजकल की नहीं आएगा? जब बजट पढ़ोगे आप भारतीय अर्थव्यवस्था, अब कभी अब आपको बताया जाएगा कि भारत में जो तृतीयक क्षेत्र है बहुत तीव्र गति से बढ़ा है, इसलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या है। इसका मतलब समझ जाओगे ना उस समय कि भाई तृतीयक क्षेत्र का मतलब परिवहन, बीमा वाला, अस्पताल, ये सब ये क्या बढ़ गए हैं, बहुत तीव्र बढ़ गए हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र 50% से अधिक, 56% का योगदान रखता है, और बाकी क्षेत्र उससे कम। समझे आप? तो जब कभी आपसे कहा जाए कि भारत में अगर रोजगार को बढ़ाना है तो द्वितीयक क्षेत्र को मजबूत करना होगा, इसका मतलब क्या निकलेगा उस समय? उद्योगों को मजबूत करना होगा, निर्माण विनिर्माण की गतिविधियों को बढ़ाना होगा। तो आपसे कभी आ गया प्रश्न कि भारत में बेरोजगारी का एक मूल कारण है द्वितीयक क्षेत्र का मजबूत ना होना, प्रश्न आ गया है, तो आप क्या लिखोगे? उस समय आप समझोगे कि द्वितीयक क्षेत्र मतलब निर्माण विनिर्माण, तो आप बताओगे निर्माण विनिर्माण कहां होता है? उद्योगों में होता है। और जो उद्योग होते हैं वो कैसे होते हैं? श्रम आधारित होते हैं। वहां पर लेबर की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, श्रम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मांग होती है। इसीलिए हमेशा निर्माण विनिर्माण क्षेत्र जब मजबूत होगा तब तब रोजगार पैदा होंगे। और भारत में कौन सा क्षेत्र मजबूत हो गया है? सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र जाना ही जाता है कम श्रम बल के लिए, वहां पैसा बहुत होता है सेवा क्षेत्र में और श्रम बल कम जरूरत पड़ती है। तो भारत जैसे विशाल देशों में चीन आज सशक्त हो गया, क्यों? क्योंकि चीन में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा रोजगार है, इसलिए वो गरीबी से उबर गया। भारत जैसे विशाल देशों में जहां पर 121 करोड़ से ज्यादा आबादी है, ऐसे विशाल राष्ट्रों में सेवा क्षेत्र के सक्षम होने की जरूरत नहीं है, निर्माण विनिर्माण की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक उद्योग जब लगता है तो लाखों लोगों को रोजगार देता है, और वहीं एक आईटी कंपनी 100, 200, 1000 लोगों को शुरू करके बुला के क्या करती है? अरबों करोड़ों कमाती है। और उसी के बराबर एक उद्योग को पैसा कमाने के लिए लाखों मजदूरों की जरूरत पड़ती है। तो भारत जैसे देशों में किसका मजबूत होना जरूरी है? द्वितीयक क्षेत्र का होना मजबूत है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से रोजगार पैदा होंगे। जब रोजगार पैदा होंगे तो लोगों को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा मतलब गरीबी हटेगी, गरीबी हटेगी मतलब लोग बेहतर जीवन जी पाएंगे, शिक्षित हो पाएंगे, सामाजिक बुराइयां दूर होंगी। ये जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है आज, क्यों बढ़ रही? खाली पीली बैठे हैं, कुछ है ही नहीं तो क्या करें? सांप्रदायिकता बढ़ेगी। तो रोजगार आने से, लोगों की आय होने से, एक बेहतर जीवन स्तर होने से, शिक्षित होने से बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी। तो द्वितीयक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, अब ये भी आता है अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, अगर आप इसको देखें स्वामित्व के आधार पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, स्वामित्व। अगर उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण पर किसका स्वामित्व हो, किसका नियंत्रण हो? निजी क्षेत्र का, तो उसको क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपने किसको कहा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपने उस क्षेत्र को कहा था, उस अर्थव्यवस्था को कहा था जिसमें सरकार हस्तक्षेप करती है। क्या करती है? हस्तक्षेप करती है। और हस्तक्षेप मतलब लेजिस्लेचर का सिद्धांत। इस अर्थव्यवस्था का जनक कौन था? एडम स्मिथ था। इसमें क्या कहा कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण पर सरकार नियंत्रण ना रखे, किसको करने दो? निजी क्षेत्र को करने दो। और निजी क्षेत्र किस लिए करेगा? लाभ के लिए करेगा। और किस वस्तु सेवा का उत्पादन सबसे ज्यादा करेगा? जिसकी सबसे ज्यादा बाजार में कीमतें होंगी। जरूरत के सामान से कोई मतलब नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है, जो लेजिस्लेचर के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना है, निजी क्षेत्र को ही उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण करना है। समझे आप? समझे? यहां पर क्या कमी होगी? यहां पर कमी होगी कि ये लाभ के लिए काम करेगा। जब कोई व्यक्ति लाभ के लिए काम करता है तो वो हित अहित नहीं देखता है। संसाधनों का असीमित दोहन होगा,
गरीबों का कल्याण नहीं हो पाएगा, गरीब लोगों का बेहतर जीवन स्तर वो नहीं जी पाएंगे, कीमतें हमेशा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, सरकार के नियंत्रण में कुछ नहीं होगा, काला बाजारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किस पुस्तक पर आधारित है? दास कैपिटल पर आधारित है। इसमें क्या कहा गया है कि जो संसाधन है वो सबके हैं, उस पर सबका स्वामित्व होगा, सार्वजनिक स्वामित्व होगा। वस्तु का, सेवा का जो उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसके नियंत्रण में होगा? सरकार के नियंत्रण में होगा। कीमतें कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी। और सरकार जब कीमतें तय करती है तो उसको क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, स्वशासित कीमतें। ठीक है, शासित मूल्य पद्धति, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस सिस्टम। ठीक है, प्रशासित मूल्य पद्धति, शासित मूल्य पद्धति। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, J.M. कीन्स जनक हैं। वो क्या है? पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का जब मिश्रण कर दिया जाए, दोनों की अच्छाइयों को मिला दिया जाए, कुछ वस्तु सेवा का उत्पादन सरकार करे, कुछ वस्तु सेवा का उत्पादन निजी क्षेत्र करे, कुछ वस्तु सेवाओं का जो मूल्य है वो सरकार निर्धारित कर दे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, और कुछ वस्तु सेवा का उत्पादन या जो मांग है वो बाजार तय करे। समझ रहे? कपड़े कितने में बिकेंगे वो बाजार तय करे, सरकार तय नहीं करेगी। मोबाइल कितने में बिके बाजार तय करे, 500 का बिके, 1000 का, 10,000 का। पर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, चावल, दाल कितने में बिके, ये कौन तय करने लगे? सरकार तय करने लगे। तो इस तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों तरीके से होगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और साम्यवाद का क्या होगी? मिश्रण होगी। इसके जनक कौन होंगे? J.M. कीन्स होंगे। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होगा। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण पर किसका नियंत्रण होगा? कुछ आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होगा, कुछ आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र के लिए मुक्त होंगी। प्रशासित मूल्य पद्धति होगी क्या? होगी। कुछ वस्तु सेवाओं का जो मूल्य है वो कौन निर्धारित कर देगी? सरकार। कुछ वस्तु सेवाओं का मूल्य कौन निर्धारित करेगा? बाजार। ठीक है। इस तरीके से ये तीन अर्थव्यवस्थाएं चलेंगी। भारत कैसा राष्ट्र है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। क्यों भारत मिश्रित अर्थ वाला राष्ट्र? इसलिए है क्योंकि भारत में कुछ आर्थिक गतिविधियां कौन करती है? सरकार करती है। कुछ आर्थिक गतिविधियां कौन करता है? निजी क्षेत्र करता है। कुछ आवश्यक वस्तु सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण या नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। कुछ वस्तु सेवाओं का जो मूल्य है बाजार में कौन तय करता है? बाजार तय करता है। टमाटर कितने रुपए का बिकेगा कौन तय करता है? बाजार। टमाटर आ गया बाजार में तो ठीक है, नहीं आया तो महंगा बिकेगा। कपड़ों का मूल्य कौन तय करता है? बाजार तय करता है। शादी ब्याह का सीजन है, महंगे बिकेंगे। पर केरोसिन कौन तय कर रहा है? आज केरोसिन कितने रुपए लीटर बिकेगा कौन तय करता है? सरकार तय करती है। वो है प्रशासित, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस सिस्टम। ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जनता का कल्याण करना, लाभ कमाना नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के कुछ प्रकार हैं। अति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? अति अल्प विकसित। ऐसी कुछ अर्थव्यवस्थाएं हैं, मतलब ऐसे कुछ देश हैं, ये हमारा जो विश्व है पूरा, इसमें कुछ देश ऐसे हैं जहां पर उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण कौन करे? सरकार करे, निजी क्षेत्र करे, कैसे करें डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। अब उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण कौन करे, कैसे करे डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बोलते हैं अति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जहां पर अर्थव्यवस्था का निर्धारण या जो दिशा है तय नहीं हो पा रही है, वो द्वंद्व में है। तो शुरू ही नहीं हुआ है अभी तक उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बोलते हैं अति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। पर इसी विश्व में कुछ राष्ट्र ऐसे हैं, कुछ राष्ट्र कैसे हैं? कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें अभी अभी हाल के दिनों में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण उन्होंने शुरू कर दिया है। उनको बोलते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। सोमालिया, युगांडा, रवांडा, अभी कुछ ही दिनों पहले उनने उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण शुरू किया है। और कुछ राष्ट्र ऐसे हैं
जिन्होंने उत्पादन उपभोग विनिमय वितरण करना बहुत लंबे समय से शुरू कर दिया था, पर अभी तक आर्थिक गतिविधियां पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। उत्पादन हो गया बहुत लंबे समय से शुरू, पर अभी भी पूर्ण उत्पादन नहीं हो पा रहा है, संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं हो पा रहा है, मानव संसाधन का भरपूर उपयोग नहीं हो पा रहा है, लोगों की आय बेहतर स्तर तक नहीं पहुंची है, अभी भी राष्ट्र में गरीबी है, बेरोजगारी है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें हम लोग हैं। भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। मतलब भारत में उत्पादन उपभोग विनिमय वितरण शुरू हुए बहुत लंबा समय हो गया है, पर अभी भी उत्पादन उपभोग विनिमय वितरण पूर्ण नहीं हो पा रहा है, मानव संसाधन का भरपूर उपयोग नहीं हो पा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन नहीं हो पा रहा है, तकनीकें विकसित नहीं हो पाई हैं, पूंजी बहुत ज्यादा नहीं है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। इसीलिए इनको विकासशील देशों में रखा जाता है। विकसित राष्ट्र जहां पर संसाधनों का भरपूर उपयोग कर लिया जाता है, मानव संसाधन का भरपूर उपयोग होता है, उत्पादन उपभोग विनिमय वितरण चरम पर है, दूसरे देशों तक को निर्यात करते हैं, बेहतर जीवन स्तर है, लोगों की बहुत ज्यादा आय है, तो ऐसे राष्ट्रों को विकसित राष्ट्र कहा जाता है। अमेरिका, सिंगापुर, ऐसे राष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, ये विश्व है। क्या है? ये विश्व है। क्या है? आप देखेंगे ये विश्व है। क्या है? ये विश्व है। इस विश्व में कई सारे राष्ट्र, 193 राष्ट्र हैं। हर राष्ट्र अपनी जरूरत की चीजें नहीं बनाता। क्या हमारे राष्ट्र में हर चीज है? नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ता है? दूसरे राष्ट्र से लाना पड़ता है। दूसरे राष्ट्र से अपनी जरूरत की चीजों को लाना क्या कहलाता है? आना, हमारी तरफ आना, मतलब आयात करना। जब हम अपनी जरूरत की वस्तु या सेवा को दूसरे राष्ट्रों से लेते हैं तो उसको बोलते हैं आयात करना। और जब हम अपने यहां पर अधिशेष, मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा की जो हमारी चीजें हैं, वस्तु सेवाएं, जब हम किसी दूसरे राष्ट्र को भेजते हैं, देते हैं, तो उसको बोलते हैं निर्यात करना। तो पूरे विश्व में आप देखेंगे सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आयात और निर्यात के माध्यम से। तो एक राष्ट्र दूसरे को क्या कर रहा होता है? निर्यात कर रहा होता है और उससे अपनी जरूरत की चीजों का आयात कर रहा होता है। इस तरीके का निर्यात आयात की व्यवस्था बनी होती है। इसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था वाले देश। जब कोई अर्थव्यवस्था खुली होगी, खुली अर्थव्यवस्था मतलब उसके द्वार जो हैं, उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं वस्तु और सेवाओं को आने जाने दे रही हैं एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, तो वो होते खुली अर्थव्यवस्था वाले देश। पर एक राष्ट्र कह रहा ना ना हमको कुछ चाहिए, ना कुछ देना, ना कुछ लेना, हमारे दरवाजे बंद हैं आपके लिए, आपकी वस्तु सेवा हमारे यहां ना आएगी, ना हम आपको देंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था वाले देश। अब ऐसा कोई नहीं है। उत्तर कोरिया पर ऐसा बताया जाता है कि उत्तर कोरिया पर भारत सबसे बड़ा निर्यातक है उत्तर कोरिया के लिए, पर एक ही राष्ट्र शायद वो किसी को नहीं भेजता है कुछ भी, क्योंकि उसके यहां कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो एक ही राष्ट्र ऐसा है बंद अर्थव्यवस्था वाला, वो है उत्तर कोरिया। ठीक है, बाकी कोई भी राष्ट्र ऐसे नहीं है। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है आयात निर्यात नहीं होने देना। जहां पर आयात निर्यात क्या होता है? शून्य होता है। तो जिस राष्ट्र का आयात निर्यात शून्य होता है उस राष्ट्र को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। जिस आयात निर्यात शून्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्लस माइनस में होता है, उसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। अब इसके अपने लाभ हैं, अपने नुकसान हैं। बंद अर्थव्यवस्था के पहले लाभ पढ़ लो क्या है। ठीक है, अगर आपकी अर्थव्यवस्था बंद है, इसका मतलब क्या है? आपकी अर्थव्यवस्था बंद है मतलब आप आयात निर्यात नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या? इस वैश्वीकरण का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी जो राष्ट्रीय आय है और आपकी जो सकल घरेलू आय है वो एक सी होगी। जीडीपी जीएनपी आपकी इक्वल होगी। आप पर बाहर की अर्थव्यवस्था का, इस ग्लोबलाइजेशन का, इस वैश्वीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी अर्थव्यवस्था बाहरी कारकों से कभी प्रभावित नहीं होगी कि पेट्रोल डीजल नहीं आ रहा तो आपके यहां महंगाई बढ़ने लगी, रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, यहां लोगों के यहां आटा नहीं। अब ये खुली अर्थव्यवस्थाओं के साथ होता है। खाड़ी देशों में युद्ध शुरू हुआ, भारत में मंदी आ गई, भारत में क्राइसिस हो गया, पेट्रोल डीजल नहीं बचा। तो जो खुली अर्थव्यवस्थाओं वाले देश होते हैं ये हमेशा विश्विक अर्थव्यवस्थाओं से प्रभावित होते हैं, इस वैश्वीकरण से प्रभावित होते हैं। उनके यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रा का अवमूल्यन, उनके यहाँ विनिमय दर, ये सब बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से प्रभावित होते हैं।
बंद अर्थव्यवस्था वालों को कुछ नहीं होता। पर नुकसान क्या है बंद अर्थव्यवस्था वाले? बंद अर्थव्यवस्था वाले को नुकसान यह है कि आपके यहां कभी कोई पूंजी नहीं आएगी, कभी कोई तकनीक नहीं आएगी, आपके यहां रोजगार पैदा नहीं होंगे, आपके यहां लाभ नहीं होगा, आपके यहां पूंजी का प्रवाह नहीं होगा, आपके पास जितना पैसा है उतना ही रहेगा हमेशा। मतलब आपके यहां कभी पूंजी बढ़ेगी ही नहीं, तकनीक आएगी ही नहीं, आपके यहां का श्रम बल का भरपूर उपयोग होगा ही नहीं। आप उत्पादन किस लिए करोगे जब आपको कुछ बेचना ही नहीं? तो उत्पादन भी शून्य होगा। तो बंद अर्थव्यवस्था वाले देश लो इकोनॉमी वाले देश होते हैं अधिकतर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसके बाद विश्व बैंक ने भी क्या किया, अभी हाल ही में आप देखेंगे कि इसने विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्थाओं को इस आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, कि किसी व्यक्ति की आय कितनी है उस राष्ट्र के। ठीक है, अगर किसी राष्ट्र के व्यक्तियों की आय $1036 या उससे कम है तो वो कहता है कि ये राष्ट्र जो है निम्न आय वर्ग वाले हैं। तो निम्न आय वर्ग वाले राष्ट्र कौन होते हैं? जिस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय $1036 से कम होती है। तो $1036 प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को विश्व बैंक किसमें रखता है? निम्न आय वर्ग वाले देशों में। ये प्रीलिम्स में आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सटीक सा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। निम्न आय वर्ग वाले देश होंगे $1036 उससे कम, 1036 से 440-45, 40-46 से लेकर 1235, 1235 से अधिक, 36 से अधिक। तो ये याद कर लो कुल मिला के। ठीक है, निम्न आय वर्ग वाले 1036 या उससे कम, निम्न मध्यम आय वाले 1036, 40-45, निम्न आय वर्ग वाले में अभी अफगानिस्तान है भैया। ठीक है, निम्न मध्यम आय वाले देश में हम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये निम्न मध्यम आय वाले देश हैं जिनकी आय कितनी है? 1036 से लेकर 40-45। भारत की कितनी है? भारत की है $20 प्रति व्यक्ति आय। तो इसी में आ गया। तो भारत कैसा है? निम्न मध्यम आय वाला देश है विश्व बैंक के अनुसार। क्यों? क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति आय $20 है, $2020 प्रति व्यक्ति आय। उच्च मध्यम आय वाले देश ब्रिक्स में भारत को छोड़कर सभी, और पूरे दक्षिण भारत में सोमालिया, मलेशिया, ठीक है, उच्च मध्यम आय वाला देश है। 40-46 से लेकर 12,535 तक जिनकी प्रति व्यक्ति आय होती है जिस राष्ट्र की, उसको उच्च मध्यम आय वाले वर्ग में रखा जाता है। फिर उच्च आय वर्ग वाले देश $12,536 प्रति व्यक्ति। मतलब समझ रहे हो, 1200 में गुणा कर दो कम से कम ₹70 का, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्थाओं को कितने आधारों पर बांट दिया है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 4 भागों में। निम्न आय वाले, मध्यम निम्न आय, उच्च मध्यम आय, उच्च आय। ठीक है, अगर 1036 या उससे कम है तो निम्न आय वाले, 1036 से लेकर 40-45 तक तो कितने? निम्न मध्यम आय वाले। उच्च मध्यम आय वाले 40-46 से लेकर 12,535 तक। चलो ठीक है, हो गया ये? ठीक है, इसको नोट कर लेना, नोट नहीं करना, पीडीएफ में है। वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियां हैं, बस खत्म होने वाला लेक्चर, कुछ देर और बचा। ठीक है, ये 3 मार्कर के लिए और आपके प्रीलिम्स के लिए। देखो कुछ वस्तुएं हैं जैसे कि बेवलेन वस्तु, तो अगर कभी आ जाए कि अगर ऐसी वस्तु, जैसे प्रीलिम्स में आ सकता है, प्रीलिम्स में आ जाए कि ऐसी वस्तु जो बहुत अमीर लोगों के द्वारा सिर्फ इसलिए खरीदने से मना कर दिया जाता है या इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि उस वस्तु का मूल्य कम हो गया है, स्टेटस सिंबल के लिए जिन वस्तुओं को खरीदा जाता है उनको क्या कहा जाता है? बेवलेन वस्तु कहा जाता है। जैसे आईफोन, अगर आईफोन 500 रुपए में बिकने लगे तो अमीर लोग चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ सेवाएं इसलिए होती हैं कि अमीर लोग सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसको महंगा खरीदने से हमारा स्टेटस सिंबल बनता है। ठीक है, तो महंगी होती है सिर्फ इसीलिए खरीदी जाती हैं। अगर वो सस्ती हो गई तो फिर उसको लोग खरीदना बंद कर देते हैं।
तो ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं वेवलेन वस्तु। तो अगर कभी प्रीलिम्स में आ जाए, 3 मार्कर में आएगा वेवलेन वस्तु, प्रीलिम्स में इस तरीके से आएगा, जिन वस्तुओं की मांग उनके मूल्य में कमी होने की वजह से कम हो जाती है, ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है वेवलेन वस्तु। गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं क्या हैं? ये मांग के सिद्धांत के विपरीत होती हैं। कभी कभी क्या होता है, जिस वस्तु का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, पर होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि जिस वस्तु की प्राइस बढ़े उसकी मांग कम हो जाए। टमाटर 500 रुपए किलो होगा, आप क्या करोगे? आप खाना बंद कर दोगे। प्याज 1000 रुपए किलो हो जाए, क्या करोगे? आप प्याज खाना कम कर दोगे। इसका मतलब क्या है? एक सिद्धांत अर्थशास्त्र का, वो है मूल्य सिद्धांत। अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो आप ऑटोमेटिक उसको लेना कम कर दोगे। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर दोगे। पर गिफिन गुड्स के साथ उल्टा होता है, उसकी जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं उसकी मांग बढ़ने लगती है। तो गिफिन वस्तुएं, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए प्रीलिम्स में लिखा कि किसी वस्तु की कीमतें बढ़ने से अगर उसकी मांग बढ़ने लगे तो उसको कौन सी वस्तुएं कहा जाता है? गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे नमक, कभी कभी हमारे यहां जैसे अभी लॉकडाउन में देखा है, एक आध बार अफवाह फैली, नमक की कीमतें बढ़ने लगी थोड़ी सी, तो नमक की डिमांड बढ़ने, लोगों ने नमक रखना शुरू कर दिया। ये अक्सर कब होता है? आपदाओं के समय होता है। लोगों को लगने लगता कि यार ये जरूरत की चीज है, बाद में मिलेगी नहीं, तो जैसे ही उसकी कीमतें बढ़ती हैं लोग फिर उसको और बढ़ती हुई कीमतों पर खरीदने लगते हैं। क्यों? लोगों को लगता है ये एसेंशियल चीज है, बाद में शायद ना मिले। तो जैसे अपने यहां नमक, अब बिना नमक के आप खाना नहीं खा पाओगे, तो नमक की जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी आपको लगने यार इसकी प्राइस बढ़ रही, ऐसा तो नहीं कमी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं बाद में मिलेगा नहीं, तो आप नमक खरीदने लगोगे। तो एक और मूल्य बढ़ रहा होता है, दूसरी तरफ उसकी मांग बढ़ने लगती है। तो ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। वेवलेन वस्तुओं में क्या हो रहा है? जैसे जैसे कीमतें कम होते जा रही वैसे वैसे उसकी मांग कम होते जा रही। बल्कि होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि जो चीजें सस्ती हो रही वो लोग ज्यादा खरीदें, पर नहीं, जैसे ही सस्ती हुई लोगों ने बोला हमको नहीं चाहिए, हम तो महंगा खरीदते इसको। वो होती वेवलेन वस्तुएं। देखो, मांग क्या हो रही? कीमतें कम हो रही। क्या हो रही? कीमतें कम हो रही, इसलिए उसकी मांग कम हो रही, इसलिए वो क्या है? वेवलेन वस्तुएं हैं। जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही वैसे वैसे मांग बढ़ रही, तो वो क्या है? गिफिन वस्तुएं हैं। यहां पर कीमत कम हो रही तो उसकी मांग भी क्या हो रही है? कम हो रही है, वो है वेवलेन वस्तुएं। जिसकी कीमतें बढ़ रही हैं उसकी मांग भी बढ़ रही है, तो वो है गिफिन वस्तुएं। उसके बाद आप देखेंगे पब्लिक गुड्स। सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें हमको ऐसी दी जाती हैं, जैसे फ्री वाईफाई दिया जाता है, गार्डन में घूमने दिया जाता है, सड़कें दी जाती हैं, पानी के लिए नल लगाए जाते हैं। ये क्या है? गिफिन गुड्स है, जो सरकार लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करा देती है, उनको गिफिन गुड्स कहते हैं। निजी वस्तुएं, जिन पर कुछ वस्तुएं सेवाएं ऐसी हैं जिन पर निजी लोगों का अधिकार है, तो उनको बोलते हैं निजी वस्तुएं। फिर होती मिश्रित वस्तुएं, जो सरकार और निजी दोनों क्षेत्र। कमलापति स्टेशन, कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में है, वो कैसा है? मिश्रित वस्तु है, सरकारी भी है निजी भी है। मेरिट्स वस्तुएं, ये ध्यान रखो, ये आता है प्रश्न बार बार। मेरिट्स वस्तुएं क्या है? ये निजी क्षेत्र के हाथों में होती हैं, पर लोगों के लिए इतनी आवश्यक होती हैं कि सरकार बजट के माध्यम से लोगों को मुफ्त में देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, ये निजी क्षेत्र के काम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, आवास। पर सरकार को लगता नहीं, लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए सरकार बजट के माध्यम से फिर लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य देती है, स्वास्थ्य सुविधा देती है, शिक्षा देती है, बीमा कराती है। तो ऐसी वस्तुओं को मेरिट्स वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, तो कभी आ जाए कि मेरिट स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, बीमा, ये सब मेरिट वस्तुएं जो सरकार क्या करती है, निजी क्षेत्र की तो होती है, पर जरूरत या लोगों की आवश्यकता इतनी अधिक कि सरकार बजट के माध्यम से फिर लोगों को फ्री में उपलब्ध करा देती है। स्थानीय वस्तुएं, स्थानीय स्तर पर जहां जहां आप हो, जो भी वस्तु अगर मिल रही हो तो स्थानीय वस्तुएं, जैसे किसी के यहाँ कोई तालाब है, नदी है, कुछ झरने, इस तरीके। सफेद वस्तुएं, व्हाइट गुड्स, लग्जरी आइटम, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब, ये क्या है? लग्जरी आइटम, अमीर लोगों के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। नारंगी वस्तुएं, ऑरेंज गुड्स, ऐसी वस्तुएं जिनका एक सीजन के बाद उपयोग बंद हो जाए। जैसे स्वेटर, कब पहनते हो आप? ठंड में पहनते हो, ठंड के बाद कभी पहनते हो? फिर नहीं पहनते, तो वो क्या है? नारंगी वस्तुएं हैं। जो सीजनल आइटम्स होते हैं उनको नारंगी वस्तुएं कहा जाता है, ऑरेंज गुड्स।
लाल वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे अब भोजन, वो क्या है? लाल वस्तुएं। फल फूल सब्जियां, ये क्या है? लाल वस्तुएं हैं। पीली वस्तु येलो गुड्स, उल्टा, ऐसी वस्तुएं जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, उनको बोलते हैं पीली वस्तुएं। किसकी लाइफ ज्यादा होती है? मोबाइल हो गया, टीवी हो गई, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा है। भूरी वस्तुएं ब्राउन गुड्स, जो आपके इलेक्ट्रिक आइटम है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिसिटी, ये वाले जो आइटम है, ठीक है, इनको ब्राउन गुड्स बोलते हैं, भूरी वस्तुएं बोलते हैं। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स किसको बोलते हैं? उनको बोलते हैं जिनकी क्या होने लगती है? कीमतें कम होने से मांग बढ़ जाती है, इंफीरियर गुड्स। स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या होता है? एक के बदले दूसरा। जब कभी कभी कुछ चीजें नहीं मिलती हैं तो हम लोग क्या करते हैं? दूसरी चीजों पर शिफ्ट हो जाते हैं। मान के चलो, क्या आलू महंगे हो गए, गोभी सस्ती हो गई, तो आप क्या करोगे? आलू की जगह गोभी खाने लगोगे, क्योंकि वो उसका सब्स्टिट्यूट है। आपको एक सब्जी की जगह दूसरी सब्जी मिलने लगी। समझ रहे? तो जब आप क्या करते हो, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु उपयोग में ना ले लगते हो, तो ऐसी वस्तुएं जो एक वस्तु की जगह दूसरी उपयोग में लाई जा सके, उसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे मान के चलो आपके पास एक पेन है, आप उससे लिख रहे थे, अब आपको वो नहीं मिल रहा, महंगा हो गया, तो आप क्या करोगे? दूसरी कंपनी का पेन खरीद लोगे। तो वो क्या है? स्थानापन्न वस्तु है। ठीक है। पूरक वस्तुएं, कंप्लीमेंट्री गुड्स है। एक वस्तु लेने पर दूसरी वस्तु की अपने आप जरूरत पैदा हो जाती है। आप जैसे ही गाड़ी लोगे, आपको क्या डलवाना पड़ेगा? उसमें पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। जैसे ही आप पेन लोगे, हमेशा क्या करनी पड़ेगी? रिफिल खरीदनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं पूरक वस्तुएं। पेन लेने से रिफिल आ गई, गाड़ी खरीदने से पेट्रोल डीजल लेना पड़ा, वो है पूरक वस्तुएं। समझ में आया है सब? बेवलेन वस्तु, कीमतें कम होने से मांग कम हो गई। गिफन वस्तुएं, कीमतें बढ़ने से मांग बढ़ गई। सार्वजनिक वस्तुएं जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। निजी वस्तुएं जो निजी क्षेत्र में होती हैं। मिश्रित वस्तुएं जो सरकार और निजी दोनों के द्वारा। मेरिट वस्तुएं, ऐसी निजी क्षेत्र की वस्तुएं जो लोगों के बहुत जरूरत की होती हैं, इसलिए सरकार बजट के माध्यम से लोगों को मुफ्त में देती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा। स्थानीय वस्तुएं जो लोकल एरिया में आपके पास है। सफेद वस्तुएं जो लग्जरी आइटम होते हैं, एसी, रेफ्रिजरेटर। ठीक है। नारंगी वस्तुएं जिनकी सीजनल होती हैं जो चीजें, ठीक है, जो एक सीजन के बाद, उपयोग के बाद दूसरे सीजन उपयोगी नहीं रह जाती। लाल वस्तुएं जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, खाना पीने की चीजें। ठीक है। पीली वस्तुएं जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। भूरी वस्तुएं जो ऑडियो विजुअल आइटम, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो। इंफीरियर गुड्स, मांग कम होने से, कीमतें कम होने से इसकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है। स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु उपयोग में लाई जा सके। पूरक वस्तुएं, कंप्लीमेंट्री गुड्स है, एक वस्तु खरीदने पर दूसरी वस्तु लेना कंपलसरी हो जाए। ठीक है। इसके बाद है गिग अर्थव्यवस्था, शेयरिंग ऑन डिमांड अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आपको किसी नियोजित लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को नियोजित नहीं करना पड़ता है, एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आपको लोगों को रोजगार पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं गिग अर्थव्यवस्था, शेयरिंग ऑन डिमांड अर्थव्यवस्था। जैसे उबेर, जोमेटो, ये सिर्फ क्या है? एक ऐप है। आपको इस पर किसी को नौकरी पर नहीं रखना पड़ता, सिर्फ एक बना दिया, ऑनलाइन आप रजिस्टर करो, आप बस चलाओ, कार चलाओ, बस। उबेर, ओला, ये सब क्या है? ये सब गिग अर्थव्यवस्था है। मतलब ये चलती है कैसे? बिना आपको किसी को नियोजित किए, आपको किसी को रोजगार पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अपने आप उसमें जुड़ते हैं, ऑन डिमांड वो जुड़ जाते हैं। उनको जरूरत है, उनको अपनी गाड़ी जोड़ना, आओ जोड़ो, चलाओ, पैसा कमाओ, हमको दो, चले जाओ। डिजिटल अर्थव्यवस्था, आप जानते हो वर्तमान समय में हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजें डिजिटल माध्यम से हो रही हैं, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, समझ रहे? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण जो है उसका बहुत ज्यादा जो आधार है वो कैसा होता है? डिजिटल आधारित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था। ठीक है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होती है? बहुत ज्यादा संभावना होती है। किसकी? आर्थिक समृद्धि की संभावना होती है, जिसका जो है उत्पादन बढ़ रहा होता है। क्या हो रहा होता है? उत्पादन बढ़ रहा होता है। जिसमें निवेश की बहुत ज्यादा संभावना होती है,
जिसमें वृद्धि होने की संभावना, जिसमें उत्पादन बढ़ने की संभावना, जिसमें निवेश की संभावना ज्यादा होती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में निवेश की बहुत संभावना है, भारत में उत्पादन बढ़ रहा है, भारत में जो वृद्धि दर है वो भी अभी बहुत बढ़ने की संभावना है, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे देश से कुछ लेना ही देना नहीं हो, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी जरूरतों के लिए किसी अन्य राष्ट्र पर या किसी अन्य अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं है, उनको आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था भी नहीं है, ठीक है। समानांतर अर्थव्यवस्था, आप जानते हो कि अर्थव्यवस्था में अर्थ चल रहा होता है, सरकार के पास एक पैसा होता है जो हमेशा रोटेट होते रहता है। यहां से टैक्स के माध्यम से सरकार को गया, वहां से लोगों को बटा, लोगों के माध्यम से बाजार में आया, बाजार में चलता हुआ लोगों के पास पहुंचा, फिर सरकार के पास पहुंचा। तो आप देखते हो क्या होता है, पैसा जो है, पैसा सीमित है, पर वो पैसा क्या हो रहा है, घूम रहा है। आपके पास से मेरे पास आया, मेरे पास से किसी और के पास गया, किसी और के पास से किसी और के पास गया, फिर घूमते उसके पास आ गया। बस पैसे का क्या चल रहा है, एक चक्र चल रहा है। ये चक्र वैधानिक होता है अगर वो पैसा लीगल तरीके से चल रहा है। ये जो पैसा है ये कैसा है, वैध तरीके से चल रहा है, तो वो तो लीगल है। पर भारत में क्या होता है कि पैसा जो है घूम रहा है, पर वो कैसा है, अवैध है, इलीगल है। तो वैध पैसों के साथ साथ भारत में क्या हो रहा है, इसी के समानांतर एक और अर्थव्यवस्था चल पड़ी है जिसमें जो पैसा घूम रहा है वो वैध नहीं है, कैसा है, अवैध है। अवैध मुद्रा का चलन जिस अर्थव्यवस्था में होता है उसको समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो वैध मुद्रा के साथ साथ उसके समानांतर अवैध मुद्रा का चलन जिस अर्थव्यवस्था में होता है उस अर्थव्यवस्था को समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था समानांतर अर्थव्यवस्था है क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा ब्लैक मनी है। टाइगर अर्थव्यवस्था, किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जब बहुत तेज गति से बढ़ रही होती है, बहुत तेज गति से बढ़ रही होती है, उत्पादन उपभोग विनिमय बढ़ रहा होता है, उसी गति से लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं टाइगर अर्थव्यवस्था। जब राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों में समृद्धि की होने के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर भी बढ़े, उनकी आय भी बढ़े, तो उसको बोलते हैं टाइगर अर्थव्यवस्था। जैसे ताइवान हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब। ज्ञान अर्थव्यवस्था, किसी राष्ट्र का जो ज्ञान जो है उसका आधार बन जाए, उसका वो केंद्र हो जाए, ठीक है, उसका वो प्रबंधन करने लगे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत ज्ञान का एक केंद्र बन चुका है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा स्किल्ड लेबर है, ठीक है, बहुत बड़ा आईटी हब बन चुका है। हम लोग उसका प्रबंधन भी कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा ये जो ज्ञान का केंद्र है ये दूसरे देशों को ना जाए, हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन ना हो, मतलब भारत की प्रतिभा का पलायन दूसरे राष्ट्रों को ना हो, इसलिए हम उसका प्रबंधन भी कर रहे हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर है युवा अर्थव्यवस्था, जिस राष्ट्र की एक बहुत बड़ी आबादी कैसी हो, युवा हो। जैसे भारत की 25 वर्ष वाली आबादी कितनी है, 50% है। 25 से 35% की आबादी 70% है। तो जिस राष्ट्र की, जिस अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी आबादी कैसी हो, युवा हो, तो उसको बोलते हैं युवा अर्थव्यवस्था। जैसे भारत में 25 वर्ष के लोगों की संख्या 50%, 25 से 35% के लोगों को देखा जाए तो 70% है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को युवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है जहां की एक बहुत बड़ी आबादी कैसी होती है, युवा होती है। नव भारत, हमने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, उभरती हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ज्ञान आधारित है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, युवा है। तो नव भारत अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, उभरती हुई, ज्ञान आधारित और युवा अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था 3 अर्थव्यवस्थाओं का सम्मिश्रण है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, युवा अर्थव्यवस्था। इसीलिए इन 3 अर्थव्यवस्थाओं के सम्मिश्रण को नव भारत अर्थव्यवस्था नाम दिया जाता है। क्रॉनी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। पूंजीवाद में यह शब्द बहुत ज्यादा चलन में है। कहां पर, पूंजीवाद में। पूंजीवाद मतलब निजी क्षेत्र। ये क्या करेगा, ये उत्पादन करेगा, ये उपभोग करेगा, ये विनिमय करेगा, यही वितरण करेगा।
इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। कौन? सरकार के द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। कौन? सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। जब उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण में सरकार हस्तक्षेप ना करे तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को पूंजीवाद बोलते हैं, उसी को निजी क्षेत्र बोलते हैं, उसी को उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही उदारवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, उसी को निजी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जब उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण में सरकार हस्तक्षेप ना करे, निजी क्षेत्रीय क्रियाओं को करे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पूंजी जो पति हैं, ये हमेशा प्रयास करते हैं कि ये जो सरकार है, इस सरकार से बेहतर संबंध बनाकर रखे जाएं। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ पूंजीपति क्या करते हैं? सरकार से बेहतर संबंध रखकर ही अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, जिसको कहते हैं क्रॉनी कैपिटलिज्म। जैसे कि भारत में अंबानी, अडानी, ये लोग क्या करते हैं? हमेशा किसी की भी सरकार हो, उनसे बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं। तो ये जो पूंजीपति होते हैं, ये विश्वास करते हैं कि अधिक लाभ कमाने के लिए सरकार में बैठे लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना जरूरी है। इसीलिए ये क्या करते हैं? 300 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ रुपए का चंदा देते हैं चुनावों में, जिससे अपने मुताबिक आर्थिक नीतियां बनाई जा सकें, सरकार हस्तक्षेप ना करे। इसी को बोलते हैं क्रॉनी कैपिटलिज्म। इस तरीके से आज की क्लास हमारी खत्म होती है। उम्मीद करूंगा कि आपको अर्थव्यवस्था का बेसिक का ये जो पहला लेक्चर है उसमें समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम अर्थशास्त्र को कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, आप इसको स्कैन करें। इसको स्कैन, आपके पास अगर किसी इसको क्यूआर कोड को स्कैन करने का अगर तरीका नहीं पता है तो पेटीएम पर जाएं। आप किस पर जाएं? पेटीएम। आपके पास नहीं है तो बता दे रहा हूं, पेटीएम का जो स्कैनर होता है, क्यूआर कोड स्कैनर, वो हर क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता है। किसी भी, आपको किसी भी, आप कभी भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसका आपको स्कैन करना है क्यूआर कोड, तो आप अपने पेटीएम को खोलें, उसका स्कैनर करें, उससे वो रीड कर लेता है। ठीक है, तो पेटीएम का जो स्कैनर है वो यूनिवर्सल टाइप का है, वो सभी क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता है। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें तो टेलीग्राम आ जाएगा, हिंद एकेडमी फॉर एमपीपीएससी। और ये है ऐप, डाउनलोड कर लें हिंद एकेडमी का प्ले स्टोर पर जाकर। अगर कुछ लोग एप्पल वाले हैं तो उनको कुछ नहीं करना है, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है, ORG पूछा जाएगा वहां पर कोड, तो ZRKXN डालना है, ZRKXN, तो आपका खुल जाएगा। ठीक है, चलो इस तरीके से ये वाली क्लास कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं 10:30। हाँ, इकोनॉमी की कंप्लीट क्लास होगी, बेसिक वाली चीजें। ठीक है, मेंस वाले टॉपिक नहीं। कुछ बेसिक चीजें जो क्लियर करना पहले जरूरी है, वो क्लियर जैसे ही होगी तो मेंस के टॉपिक चलेंगे साथ में। ठीक है, निश्चिंत रहे, जो चीज करा रहे पहले उसको कंप्लीट करो। इसकी पीडीएफ है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करो। किसी भी चीज को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, उसको उसी समय खत्म करो। अब ये चीज हो गई, अब इतना जितना आज को पढ़ाया है ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, आज भी कल भी। अब आज आप इसको पढ़ोगे, कंप्लीट करोगे, तो कल में दूसरी चीज का पढ़ना भी शामिल होना चाहिए और इसका रिवीजन भी शामिल होना चाहिए। तो रिवीजन प्लस पढ़ना, आपका रिवीजन प्लस पढ़ना बढ़ते जाएगा एक दिन। ठीक है, तो हो सकता है आज आपको कम लग रहा हो, पर पहले इसको कंप्लीट करो, इसके नोट्स बनाओ, इसका रिवीजन अगले दिन से शुरू करो, इसको लिखो भी। ठीक है, अगर प्रीलिम्स पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स के फैक्ट लिखो, मेंस पढ़ रहे हो तो उसको उस तरीके से लिखो, दोनों चीजों में पर पढ़ो। सर मेंस पेपर का एनालिसिस करिए और आपका एग्जाम कैसा रहा? बढ़िया रहा। चलो
ठीक है जी, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।